भारत में हर साल 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। क्या वाकई में 4 साल 5 साल की मेहनत इन यूपीएससी परीक्षाओं में क्या ये वाकई में वर्थ है? जो लोग सफल नहीं हो पाते उनके लिए प्लान बी क्या होना चाहिए? तो उसको जवाब मिल जाए कि नहीं, आप यूपीएससी या पीएससी के लिए नहीं बने हो। देश के लगभग हर एक नौजवान को एक बार यूपीएससी पीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। तो ऐसे वाकई में कितने परसेंटेज लोग होते हैं जो वाकई में देश सेवा के लिए काम करते हैं, या उनका मकसद केवल पावर अचीव करना हो? अगर सामान्य बात कहूँ तो जब जागो तभी सवेरा। तो प्रिपरेशन के समय क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को? व्हाट इज़ द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट स्ट्रेटजी टू स्टार्ट प्रिपरेशन? हमारे समाज में कहावत है कि हीरो बनना है तो बॉम्बे जाओ और आईएएस बनना है तो दिल्ली जाओ। बड़ी जगहों के जो फायदे हैं उसके साथ नुकसान क्या होते हैं? किसी एक एग्जांपल से क्या हम इसको समझ सकते हैं? यूपीएससी के कोचिंग सेंटर के आसपास किंग्सवे कैंप मुखर्जी नगर में गिटार की और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप डल गई। कहते भी हैं कि अगर आईएएस की तैयारी कराना है तो पेरेंट्स सोचता है कि हम शानदार सबसे महंगे इंस्टीट्यूट में सबसे बेहतर जगह में भेजेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। पीएससी एमपीपीएससी का जो पैटर्न है वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को फेवर करता है। बट सर देखा गया रिसेंट टाइम्स में कुछ लोग कॉलेज ही नहीं जाते हैं, केवल कोचिंग तैयारी करते हैं। क्लासेस में आ जाओ, स्कूल ना जाओ। आप किसी के पास गए और उसने बोला कि आप आओ और मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, वो अच्छी कोचिंग नहीं है। तो क्या जो लोग सफल नहीं होते उन्हें प्लान भी रखना चाहिए? और अगर प्लान भी रखना है तो क्या वो उसी दिन से होना चाहिए जब वो तैयारी कर रहे हैं? प्लान बी वास्तव में प्लान ए से पहले होना चाहिए। मेडिटेशन, और मेडिटेशन का सबसे आसान तरीका है सुदर्शन क्रिया। आईएएस, कलेक्टर, डीएम, भारत में अगर आज भी हम कुछ पावरफुल पोजीशंस की बात करते हैं तो उनमें से आईएएस, आईपीएस या पब्लिक सर्विस कमीशन की सर्विसेज की बात आती है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? भारत में हर साल 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, जिसमें से तकरीबन 5 से 6 लाख लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और सीट्स होती हैं 1000 से 1200। मतलब सिलेक्शन का परसेंटेज 0.1 या 0.2% से भी नीचे हुआ। क्या होता है उन लोगों का जो इस 1100 और 1200 के नंबर्स का हिस्सा नहीं बन पाते? क्या वो ज़िंदगी में कहीं पीछे रह जाते हैं? आज के इस दौर में जहां एक दूसरा भारत खड़ा हो रहा है, यूनिकॉर्न कंपनी के दौर में, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और ना जाने क्या क्या वाकई में 4 साल 5 साल की मेहनत इन यूपीएससी परीक्षाओं में क्या ये वाकई में वर्थ है? सोशल मीडिया पे रोज दिख रहे यूपीएससी कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट, रील्स, न जाने कितने टीचर्स, हर आईएएस आईपीएस ऑफिसर के काम करते समय के रील्स, क्या ये वाकई में वर्थ है? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे संदीप तिवारी सर से, जो कि एक बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं यूपीएससी प्रिपरेशन की, एमपीपीएससी प्रिपरेशन की एंड अदर स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस की। उनसे हम जानेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे की जानी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे की जाती हैं, सफलता के सूत्र क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग सफल नहीं हो पाते उनके लिए प्लान बी क्या होना चाहिए, वो लाइफ में क्या करें, कि क्या लाइफ जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं केवल उस तैयारी तक ही सीमित है? इन सब सवालों के जवाब आज इस एपिसोड में हम देखेंगे। सो इस एपिसोड को लास्ट तक देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे और कौन से एपिसोड देखना चाहते हैं, कौन से गेस्ट चाहते हैं। सो आज का एपिसोड हम शुरुआत करते हैं संदीप तिवारी सर के साथ। वेलकम सर टू द एपिसोड ऑफ यूपीएससी एंड पीएससी प्रिपरेशन ऑफ बियॉन्ड द मेट्रो। नमस्कार अक्षय सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आपके लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। न केवल आपके बल्कि आपके माध्यम से और भी जो स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं, हमारे समाज में अपने भविष्य को देख रहे हैं, इन सारी जिज्ञासाओं को अपन आज दूर करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर, हमारा बियॉन्ड द मेट्रो के थ्रू प्रयास भी यही है कि जो लोग टियर 2 टियर 3 टाउन में हैं, शायद कुछ लोग नहीं जा पाते हों हब्स में, दिल्ली या मेट्रोज़ में, जो लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनको एक सही गाइडेंस मिल सके ताकि इन संसाधनों और रिसोर्सेज के बीच रहते हुए भी वो सफलता के बारे में सोच सकें और उसको अचीव कर सकें। तो सर आईएएस, आईपीएस या कहें यूपीएससी एग्ज़ाम या पीएससी एग्ज़ाम,
हर कोई सफलता, ग्लोरी और सक्सेस की बात करता है। आई डोंट नो कि मुझे इस नेगेटिव सवाल से इस पॉडकास्ट की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं, बट मैं आपसे बहुत ही बोल्ड सवाल पूछ रहा हूं कि किन लोगों को, बिकॉज कई बार क्या होता है कि लोग अपना समय खराब करते हैं, बिकॉज जब आप तैयारी करते हो वो आपकी ज़िंदगी के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, यूथ होती है। शायद आप उस समय कुछ और करके भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बट मे बी शायद गलत गाइडेंस की वजह से, फैमिली प्रेशर या जॉब के बारे में गलत एक्सपेक्टेशन की वजह से शायद कुछ लोग गलती से स्ट्रीम में आ जाते होंगे। तो क्या कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं जो स्टूडेंट या तैयारी करने वाला अपने आप से पूछे तो उसको जवाब मिल जाए कि नहीं, आप यूपीएससी या पीएससी के लिए नहीं बने हो, आपको लाइफ में कुछ और कर लेना चाहिए, आप अपने प्रोडक्टिव ईयर इसमें खराब ना करें? तो क्या ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट, बिकॉज आप टीचर हैं, आपने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो सर ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। किसी भी स्टूडेंट व्यक्ति को प्रथम दृष्टि देख के ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, पर्याप्त टाइम देना होता है। लेकिन यूपीएससी पीएससी अक्षय सर एक बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रीम है। ये केवल आजीविका का माध्यम नहीं है, ये पैशन, व्यक्ति यदि नेशन को सर्व करना चाहता है, सोसाइटी में कुछ करना चाहता है, और इन सबसे बड़ी बात वो अपने अस्तित्व को अपने जीवन के बाद भी रखना चाहता है क्या, तो उसका वन ऑफ द मीडियम है जो इस चीज को, इस भाव को समझ गया। यूपीएससी पीएससी उसके लिए एक पैशन के रूप में काम करता है। अब ये पैशन किस में है, किस में नहीं है, ये हम निश्चित रूप से समय के साथ आइडेंटिफिकेशन उसका कर लेते हैं। ये केवल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आजीविका का माध्यम नहीं है। दूसरी बात मैं अक्षय सर ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि इस देश के लगभग हर एक नौजवान को एक बार यूपीएससी पीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि हमारे समाज में स्कूलिंग जो होती है, स्कूलिंग में हमारे को प्रायोरिटी क्या रहती है कि हम मैक्सिमम परसेंटेज लेकर आएं। मैक्सिमम परसेंटेज लाने के दबाव में बच्चा बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है, एग्जामिनेशन देता है, 95%, 96%, 98%, 90s में लाता है, और एग्जामिनेशन होने के बाद यदि सेम क्वेश्चन पेपर आफ्टर 3 months उसको दे दिया जाए तो 95% वाला बच्चा क्या 95% लाएगा? तो उसने अक्षय सर केवल 95% लाने के लिए पढ़ाई की थी। यूपीएससी की पढ़ाई वो है जिसमें आप सिलेबस को रटते नहीं हैं, सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस माध्यम बनता है हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण का, उसको एक नए विचार, नया दृष्टिकोण देने का। यूपीएससी की प्रिपरेशन केवल जॉब दिलाने की नहीं है, इस सर्वांगीण विकास की है। इसको जिसने समझा उसके लिए यूपीएससी प्रिपरेशन बिल्कुल एक अलग लेवल का एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन का मेथड होता है। सर मैं आपके जो आपने आंसर दिया उसी से मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है। मेरा क्वेश्चन था कि किसको नहीं करनी चाहिए, बट आपने एक बड़ा ही अलग पर्सपेक्टिव दिया है कि व्यक्ति को जीवन में एक बार यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिल्कुल राइट। और ये एक देश सेवा का माध्यम है, बट जो आज का समय है 10 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं, उसमें से केवल 50% ही एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। तो मुझे लगता है 50% तो लोग वही उस मार्क से हट जाते हैं। बट आज जो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं और जो हम मीडिया के थ्रू देखते हैं, कितने % लोग हैं जो वाकई में देश सेवा कर रहे हैं इस जॉब के माध्यम से, या अभी भी ये केवल पावर का दूसरा पर्याय बना हुआ? सर पहला क्वेश्चन जो आपका इसी प्रश्न में है कि किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए, जैसा मैंने पहले बोला कि सबको एक बार करना चाहिए, लेकिन कौन है जो इसमें सक्सेस हो सकते हैं? यूपीएससी और स्टेट पीएससी का एक सिलेबस होता है। इस सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जीके, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट में कुछ फैक्ट होते हैं और ज़्यादातर ये सब्जेक्ट होते हैं आपको विचारशील बनाने के लिए, आपके दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए। तो हर एक को अपना समय लेकर 3 से 6 महीने चीज़ों को पढ़ना चाहिए, मिनिमम 3 months 6 month तक। ये लिटमस टेस्ट के लिए बता रहा हूँ। इसमें 6 महीने पढ़ के बच्चा ये देखे कि वो कितने फैक्ट इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर पा रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये देखे कि वो कितनी चीज़ें एनालाइज कर पा रहा है।
तीसरा ये देखें, एनालाइज करने के बाद उसके थॉट्स क्या हैं और वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है। अगर वो चीजें कर पा रहा है तो वो यूपीएससी पीएससी का मटेरियल है। यदि वो फैक्ट इंफॉर्मेशन 3 से 6 महीने पढ़ने के बाद भी दिमाग में नहीं रख पा रहा है, वो थॉटफुल नहीं हो पा रहा है, अपने थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है लिखने के द्वारा, तो उसे निश्चित रूप से दूसरी दिशा में सोचना शुरू कर देना चाहिए, इनिशियल लेवल पर ही। वेरी गुड, वेरी राइट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो निकल के आई है, जो मैं समझा हूं अभी तक कि तथ्यों को आप अगर 3 से 6 महीने पढ़ रहे हैं तो उनको याद करने, अगर आपके दिमाग में है आ रहा है, रिकॉल कर पा रहे हैं, हाँ, रिकॉल पावर है। हाँ। फिर आप किसी चीजों को पढ़ रहे हैं तो आपका एनालिसिस कैसा है उस पर्टिकुलर घटनाक्रम के लिए, बिल्कुल, और एनालिसिस करने के बाद क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। रिकॉल, एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन थ्रू राइटिंग। अगर ये आप कर पा रहे हैं देन यू ये बेसिक है। बेसिक। इसके बाद अक्षय सर देखना ये रहता है कि बच्चे ने जो मिनिमम 6 मंथ पढ़ा, ये 6 महीने की पढ़ाई उसके लिए बोझ तो नहीं हो गई, उसके लिए लोड तो नहीं हो गई। उस 6 महीने की पढ़ाई को एंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो उस पढ़ाई को कैसे ले रहा है। यदि स्कूल के समय 90% ला रहा है और बहुत तनाव में है, क्लासेस अटेंड करनी है, होमवर्क करना है, बच्चा पागल रहता है। कॉलेज की पढ़ाई में कर रहा है, JEE की पढ़ाई में जैसा वो रहता है, नीट की पढ़ाई में रह रहा है, क्या वो ऐसा है, रिलैक्स है कि नहीं। अगर 6 महीने की पढ़ाई में वो रिलैक्स है, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन उसका चल रहा है, तो यकीनन वो सिविल सर्वेंट मटेरियल है। पढ़ाई के दबाव में है तो अभी तो प्रशासन में आने के बाद दबाव का पहाड़ आने वाला है, तो आप इस क्षेत्र के लिए नहीं है। राइट आंसर सर। दूसरा जो आपने आंसर दिया था, आपने कहा कि ये देश सेवा का माध्यम है। हर साल तकरीबन 1200 लोग, जो भी IAS, IPS, IRS डिफरेंट रैंक में हैं, हमें बहुत ऐसे उदाहरण देखने नहीं मिलते जो IAS, बिकॉज देश की हालत, प्रदेश की हालत, प्रशासन की हालत एक इंडिकेटर होते हैं मेरे ख्याल से प्रशासन व्यवस्था की। तो ऐसे वाकई में कितने % लोग होते हैं जो वाकई में देश सेवा के लिए काम करते हैं, या उनका मकसद केवल पावर अचीव करना होता है? नहीं अक्षय सर, मैक्सिमम लोग देश सेवा के लिए काम करते हैं। हम देखें कि आज हमारे समाज की महिलाएं रात्रि 12 बजे सड़क पे घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमारा देश कुछ ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ लोगों के लिए के हाथों में नहीं है, मैक्सिमम ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हाथों में। हमारा देश स्वतंत्र हुए बहुत कम साल हुए। हम 1947 में कहाँ थे, अभी तक कैसे आ गए? तो ना केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल पावर, बल्कि प्रशासनिक सेवा वो स्तंभ है, वो ढांचा है जिसने इस देश के विकास को स्थापित किया है और लगातार लेके जा रहा है। चाहे वो लोक सेवक हो, पुलिस सेवा हो, विदेश नीति हो, रेवेन्यू सर्विसेज हो, मिलजुल कर सभी ने इस देश की प्रगति में काम किया है। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ चंद वो लोग हैं जिन्होंने या जिनका भाव सेवा में आने के बाद बदला, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो गए होंगे, वो एक अपवाद के स्वरूप है। लेकिन अधिकतम लोगों में समाज, देश के प्रति सेवा का भाव रहता ही है। फाइन सर, तो ये तो हो गया किसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे वो जज करें। अब जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, UPSC एंड स्टेट PSC। शायद सिलेबस में भी डिफरेंस होता होगा, स्ट्रेटजी में डिफरेंस होता है। तो एक आम स्टूडेंट अगर एक जो तैयारी शुरू कर रहा है, वो समझना चाहे कि क्या मैं UPSC की तैयारी करूं, क्या मैं PSC की तैयारी करूं, या दोनों की करूं, तो कैसे डिफ्रेंसिएशन होता है UPSC और PSC का? इनिशियली सर अपनी बात हुई थी, सिलेबस ऑलमोस्ट UPSC PSC का सेम रहता है। जैसे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री UPSC में, MPPSC में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन UPSC में भी है, MPPSC में भी है, इंडियन ज्योग्राफी UPSC में भी है, MPPSC में ही है, इकोनॉमी UPSC में भी है, MPPSC में। मैक्सिमम सिलेबस सेम है, कुछ परसेंटेज 20-30%, 20-30% एड ऑन होता है स्टेट का, और कुछ डिफरेंट एंगल रहते हैं UPSC के। लेकिन सेम सिलेबस में अप्रोच का बहुत अंतर रहता है। मैं एक एग्जांपल से एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे स्टेट PSC में प्रश्न पूछ सकते हैं, यही प्रश्न नहीं लेकिन एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो MPPSC स्टेट PSC में आएगा जवाब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री है। अब इसमें UPSC में क्वेश्चन आएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों बने, किन परिस्थितियों में उनको प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया।
ये यूपीएससी। तो तत्कालिक परिस्थिति न केवल 1947 बल्कि उसके 10 साल की स्थितियों को देखेंगे, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ब्रिटिशर्स का यहाँ पर शासन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या पोजीशन थी, सोशल जो है स्टेटस इस समय क्या हुआ करता था, इन सब से निकलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम निकल कर आया। ये विचार तथ्यों के साथ, ये एनालिटिकल पावर जिसके पास होगा वो यूपीएससी का एग्जाम देगा। एमपीपीएससी में इस जैसे सवाल नहीं आते और ये इसकी रिक्वायरमेंट रहती भी नहीं है। तो सर अगर एमपीपीएससी की, अगर हम एक पर्टिकुलर, जो कि हम मध्य प्रदेश से आते हैं, इस एग्ज़ाम की बात करें तो प्रिपरेशन के समय क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को? जिस भी एग्जामिनेशन को बच्चे को देना, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, सबसे पहले बच्चा उस सिलेबस को देखे। सिलेबस को उसको रिलीजियसली पूरी तरीके से सबसे पहले मेमोराइज करे, ये मेरा सिलेबस है। इसके बाद उस सिलेबस में उस एग्जामिनेशन के लास्ट ईयर के पेपर को देखे कि ये क्वेश्चन पेपर इस सिलेबस से कौन कौन से आए। अब उसे आवश्यकता रहेगी एक गाइडेंस की। जो गाइडेंस उसको मिलेगा, चाहे बड़ा भाई हो, कोई सीनियर हो, कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, पर्सन लाइक मी, कि आपको ये सिलेबस किन किन किताबों से और किस पैटर्न से पढ़ना है। जब उसने पढ़ाई शुरू की, धीरे धीरे चीज़ों को उसकी समझ बढ़ते जाएगी, आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली उसके पास पढ़ाई के साथ बहुत सारी समस्याएं आएंगी। वो समस्याएं पारिवारिक होंगी, सामाजिक होंगी, किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया होगा तो इंस्टीट्यूशन से संबंधित होंगी, कॉलेज से संबंधित होगी। इन समस्याओं का समाधान करना प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे का सबसे बड़ा चैलेंज है। सर ये तो बात हो गई, हमने समझ लिया डिफरेंस की अप्रोच क्या होती है एमपीपीएससी में, यूपीएससी में। अब बात आती है व्हाट इज़ द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट स्ट्रेटजी टू स्टार्ट प्रिपरेशन। इन तीनों सवालों के जवाब एक स्टूडेंट कैसे ढूंढे? राइट टाइम अगर सामान्य बात कहूँ तो जब जागो तभी सवेरा जी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करते हैं और अगली स्टेज में बच्चे के पास गाइडेंस है तो आफ्टर 12th राइट टाइम होता है सिविल सेवा की तैयारी करने का। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट मतलब जो बच्चा 55% से 75% लाता रहा है, ऐसा बच्चा एवरेज स्टूडेंट है। और एवरेज स्टूडेंट के लिए लगभग 18 महीने से 24 महीने की तैयारी का समय लगता है। अब जो भी बच्चा 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स प्रिपरेशन के लिए दे तैयारी के लिए, वहाँ से वो लगा ले, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर अर्ली स्टेज में व्यक्ति के पास, बच्चे के पास गाइडेंस है तो वो 12th करने के बाद ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम से कर रहा हो वो करता जाए और तैयारी शुरू कर दे। यूपीएससी पीएससी दोनों में ग्रेजुएशन की आवश्यकता रहती है। मिनिमम ग्रेजुएशन का हमारे पास 3 साल रहता है। अगर वो बी और एमबीबीएस कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा समय मिल जाता है, तो वो ग्रेजुएशन के साथ उसकी प्रिपरेशन लगभग पूरी हो जाती है। लेकिन इसमें उसका पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसका गाइडेंस कि कॉलेज के साथ कैसे वो कोऑर्डिनेशन बिठा रहा है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में। ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चा तैयारी कर सकता है, लेकिन मैंने बताया कि मिनिमम 18 मंथ्स 18 महीने 1.5 साल लगता ही है। यूपीएससी पीएससी 3 ईयर एग्जामिनेशन है। प्री उसका एक सिलेबस है अलग, मेंस आंसर लिखना होता है उसका सिलेबस अलग है। इंटरव्यू प्री और मेंस की तैयारी के साथ इंटरनेशनल जो इवेंट हो रहे हैं, करंट में जो भी चल रहा है, ये सबको ध्यान में रखते हैं इंटरव्यू की तैयारी भी करनी होती है। तो इस पूरी एग्जामिनेशन की प्रोसेस अगर हम पूरा एक कैलेंडर ईयर में मान लें 12 से 14 महीने, लेकिन तैयारी में इसके 18 मंथ्स लगता है। यूपीएससी एंड पीएससी दोनों टाइम टेकिंग एग्जामिनेशन है। प्रिपरेशन में मिनिमम 1.5 साल और एग्जामिनेशन की प्रोसेस में लगभग 1 साल, ये मिनिमम है, इसके ऊपर और टाइम लगता ही है। तो सर ये हो गया राइट टाइम। व्हाट इज द राइट प्लेस? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दिल्ली एक हब है जहाँ पे तैयारी हो सकती है। ये मिथ है सर जी कि दिल्ली एक प्लेस है, राइट प्लेस है जी। ठीक है, हमारे समाज में कहावत है कि हीरो बनना है तो बॉम्बे जाओ और आईएएस बनना है तो दिल्ली जाओ जी। जैसा शुरुआत में आपने बोला कि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, राइट नाउ आज की डेट में 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट है जो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अलग अलग स्टेट से, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी,
साउथ, महाराष्ट्र, सब जगह से बच्चा जो है दिल्ली में बैठा हुआ है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। लेकिन वही बात कि दिल्ली का जो बच्चा तैयारी कर रहा है वही कितने फॉर्म भरते हैं और कितने एग्जामिनेशन देते हैं, तो पोस्ट ही 1200 है। हर साल 100 बच्चे करीब दिल्ली से सिलेक्ट हो रहे हैं, 100, 105, 110, बाकी अलग अलग जगह से। कुछ लोग रहते हैं दिल्ली से तैयारी करके वापस अपने होम टाउन आ गए, होम टाउन आके तैयारी कंटिन्यू रखते हैं और मैक्सिमम छोड़ देते हैं। तो ये मिथ है कि दिल्ली ही तैयारी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। हाँ, वहाँ ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे प्रोफेशनल गाइडेंस देने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्वालिटी लोग भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे स्टडी मटेरियल पर्याप्त उपलब्ध हो जाता है, नोट्स उपलब्ध हो जाते हैं, बुक्स उपलब्ध हो जाती हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि एक एटमॉस्फेयर बनता है, लेकिन एटमॉस्फेयर पॉजिटिव भी बनता है, एट द सेम टाइम एटमॉस्फेयर नेगेटिव भी बनता है। तो जो बड़े हब होते हैं वो सकारात्मक योगदान जितना देते हैं उससे कहीं अधिक संभावना रहती है कि बच्चे के भविष्य में नकारात्मकता डाल देते हैं। सर, नकारात्मक जो इन्फ्लुएंस होता है, अगर आप किसी एक एग्जाम्पल या घटना या कुछ एक संस्मरण उससे बता सकें, बिकॉज ताकि स्टूडेंट समझ सकें कि बड़ी जगहों के जो फ़ायदे हैं उसके साथ नुकसान क्या होते हैं, किसी एक एग्जाम्पल से क्या हम इसको समझ सकते हैं? जो भी स्टूडेंट अपने घर छोड़कर बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए, उनको नई चीज़ों से अक्षय सर जूझना पड़ता है। सबसे पहले उनको रहने के लिए घर चाहिए रहता है, हॉस्टल या रूम लेते हैं तो वहाँ पे उनका एक फाइट शुरू हो जाता है। दूसरा, फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फूडिंग समस्या उनके साथ होती है, वो खाने से जूझते हैं। घर में दोनों चीज़ आसानी से उपलब्ध रहता है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम स्टूडेंट अब होम सिकनेस का शिकार होते हैं। अब बच्चा अपने घर से गया तो किसी ऐसे व्यक्ति और व्यक्ति के समूह की तलाश में रहता है जो उसको इमोशनली, भावनात्मक रूप से हेल्प करें। अब इस हेल्प को लेकर, इस अकेलेपन, लोनलीनेस को लेकर वो एक मित्रों का समूह बना लेता है। प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं उसमें इतनी भीड़ है, एक क्लास में 700-800 बच्चे बैठ रहे हैं, 300, 400 बच्चे मिनिमम क्लासरूम में रहते हैं। टीचर्स को तो 2 साल ने पढ़ा लिया, अपने स्टूडेंट का नाम भी पता नहीं रहता। स्टूडेंट और टीचर के बीच में बड़े सेंटर में ह्यूज डिफरेंस है, गैप है। मिल भी नहीं पाते, पर्सनल अपने आंसर को चेक भी नहीं करा पाते, बातचीत भी नहीं करते, पर्सनल प्रॉब्लम की तो बात बहुत दूर की है। तो बच्चे का इमोशनल जो लैकुना रहता है वो कहाँ से दूर हो। तो ग्रुप बनते हैं आपस में, और ग्रुप में घर से दूर रहते हैं। बच्चों के पास फ़ोन पे है नाउअडेज, फ़ोन है, सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं, तो भटकने की बहुत संभावना रहती है और मैक्सिमम स्टूडेंट में भटकाव आ जाता है। लड़के लड़की एक साथ रहते हैं, समटाइम लिविंग रिलेशनशिप शुरू हो जाती है, फिर वहाँ पे गुड लुकिंग बात शुरू हो जाती है। तो गए थे तैयारी करने के लिए, फैशन शुरू हो जाता है, फिर ब्रांड प्रोसेसिंग, ये जैकेट पहनना, ये टी शर्ट पहनना, एक अलग कंपटीशन शुरू यूपीएससी से अलग। फिर ये मोबाइल चाहिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, हमको अपना 2 व्हीलर चाहिए, फ्रेंड के यहाँ जाने में ईजी होता है। फिर इससे फिर और चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर बच्चे वहाँ पे सोचते हैं कि हमको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो जहाँ जहाँ दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके पास जिम है। फिटनेस अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चा गया है, वहाँ जिम ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, ये सारी नए एस्पेक्ट मुझे समझते हैं कि तैयारी के साथ साथ यूपीएससी में जो है प्री मेंस इंटरव्यू हो रहा है सर। अब यूपीएससी में एक बात आ जाती है कि इंटरव्यू में आपकी हॉबी क्या है। नाउअडेज चलन है इंटरव्यू में हॉबी का प्लेइंग गिटार। तो नॉर्थ दिल्ली में यूपीएससी के कोचिंग सेंटर के आसपास किंग्सवे कैंप, मुखर्जी नगर में गिटार की और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप डल गई कि बच्चा वहां से गिटार खरीदेगा। अब जहां कोचिंग चल रही है उसके बाजू में गिटार सिखाने की क्लासेस शुरू हो गई कि आप हॉबी तैयार करो, और बच्चा गिटार बजा रहा है और रील बना रहा है। प्रिपरेशन हो रही है यूपीएससी। भटकाव, यही है नेगेटिव इन्फ्लुएंस। ऑलमोस्ट 99% कि पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए जिम जाने लगे, गिटार सीखने लगे, कुछ और करने लगे, कुछ और करने लगे, और पेरेंट्स यहाँ सोच रहे हैं बच्चा बढ़िया मस्त तैयारी कर रहा है। सर, राइट प्लेस में हमने देखा कि किस तरह से केवल दिल्ली एक सही ऑप्शन नहीं है, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है या तो दिल्ली या अपने घर के पास का कोई एक Tier 2 टाउन, छोटा सा शहर।
बट वो शहर एक इकोसिस्टम क्यों नहीं दे पाता तैयारी के लिए? क्यों एक छोटे शहर में तैयारी करने वाले स्टूडेंट को हमेशा लगता है कि कहीं वो एक कंपटीशन में या फोमो में ना पड़ जाए, कहीं पीछे ना छूट जाए? दिल्ली में सिर्फ नकारात्मकता नहीं है सर, बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें, बहुत सारे गुडी टीचर्स हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने बताया कि किताबों की उपलब्धता, नोट्स की उपलब्धता और एक सकारात्मक माहौल भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग नकारात्मकता और भटकाव में उलझ जाते हैं, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। अब बात जहाँ तक आती है टीयर 2 टीयर 3 सिटी की, छोटे शहर जैसे जबलपुर की बात आ रही है, भोपाल की बात आ रही है, सागर की बात आ रही है, रीवा की बात आ रही है, वैसे हर एक प्रदेश के छोटे छोटे इलाके हैं, हर जगह गाइडेंस उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पे जितना स्टूडेंट है उतना स्टूडेंट के जो पेरेंट्स और उनके जो रिलेटिव हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबको कहना होता है कि अगर यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो आप बेस्ट प्लेस की ओर जाओ। कहते भी हैं कि अगर आईएएस की तैयारी कराना है तो पेरेंट्स सोचता है कि हम शानदार सबसे महंगे इंस्टीट्यूट में सबसे बेहतर जगह में भेजेंगे, और बच्चा वहाँ तैयारी कर रहा है, बच्चा किन चीज़ों से जूझ रहा है, उसको क्या स्ट्रगल है, क्या तकलीफ है, इससे मतलब नहीं है। पेरेंट्स अपने रिलेटिव, अपने नेबर्स को छाती ठोक के बोल रहे हैं दिल्ली में हमारा लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो मैक्सिमम तो पेरेंट्स वाहवाही के लिए, बताने के लिए कि हमने अपने बच्चे को दिल्ली भेजा है, भेजते हैं। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट कुछ ऐसे रहते हैं जो अपने फैमिली के डिसिप्लिन एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए रहती है। वो अपने टीचर्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर नहीं पाते, तो तैयारी के नाम पे वो फ्रीडम लेके स्टेट पीएससी के लिए इंदौर, यूपीएससी के लिए दिल्ली चले गए और वहाँ पे अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। फिर बात वही आ जाती है कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, वैकेंसी केवल 1000 थी, तो हमारा हो नहीं पाया। एक पहले से ही संभावना थी, लेकिन आप फोकस कितने थे, ये ध्यान में रखने की बात है। अब बात है कि हम छोटे शहर में क्यों नहीं करते जी। छोटे शहर में लगभग सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यहाँ भी गुणी लोग हैं, अच्छा माहौल है। आप अपने घर में रह के तैयारी करेंगे, आपको होम सिकनेस नहीं होगी, आपको घर का ट्रबल नहीं होगा, आपको घर में पेरेंट्स अच्छे से अच्छा भोजन देते हैं। छोटे शहर में हम देखते हैं, हमारे शहर में लोग 20 मिनट से एक कोने से दूसरे कोने में चले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम टाइम आपको अपनी स्टडी में देना है। लेकिन वही है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा कुछ भी कर रहा है तो सबको पता है, तो कुछ बच्चे इसीलिए यहाँ करना नहीं चाहते। तीसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि निश्चित रूप से टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में स्टडी मटेरियल का फाइट रहता है। तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो है ना, अपना स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं जो केवल इंस्टीट्यूट के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। मार्केट में ये बुक्स, ये नोट्स आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटी की सबसे कड़वी सच्चाई है कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल का बहुत बड़ा फाइट रहता है। मैं जबलपुर में देखूंगा कि करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी मैगजीन नहीं उपलब्ध है। जो नेशनल पेपर है, न्यूज़पेपर है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक दिन लेट आता है। अगर यहां लेट आ रहा है तो सोचिए मंडला में कब पहुंचेगा, डिंडोरी में कब पहुंचेगा, रीवा में तो पहुंचेगा नहीं, डिमांड ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटी की कुछ लिमिटेशन है। अगर यहाँ के लोगों में अवेयरनेस हो और ज़्यादातर बच्चे यहाँ रुक के तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिक मार्केटिंग है, हर सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगी। सर, इस पूरे डिस्कशन से 2 चीज़ें निकल के आई। एक तो पहली बात, जब अपने बात की, जब हम दिल्ली में पढ़ते हैं 500-700 के बैच में एक टीचर और 500-700 स्टूडेंट है, सो देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ये भीड़ का हिस्सा हो गया। दूसरा, टीयर 2 टाउन में स्टडी मटेरियल का कुछ लिमिटेशन है, एक थॉट प्रोसेस का लिमिटेशन है। वहीं से शायद ये इजाद हुआ है ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड। तो अब आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि जैसे टीयर 2 टाउन में कोई बंदा तैयार कर रहा है, उसके पास मटेरियल नहीं है, शायद कुछ शहरों में कोचिंग होगी, कुछ में नहीं हो, तो वो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ इंक्लाइंड होता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग का सिलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जानना बहुत ज़रूरी, बिकॉज आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं और हम इस तथ्य को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं अक्षय सर। मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन क्लासेस चाहे स्कूल की हो, कॉलेज की हो, कोचिंग क्लासेस की हो, इसका ऑनलाइन कभी विकल्प बन ही नहीं सकता।
ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, ये बेस्ट है, विशेषकर सिविल सर्विसेज में। सर कैसे, मतलब कुछ? क्योंकि ये व्यक्तित्व का निर्माण है। यहाँ पे व्यक्ति इंटरैक्टिव सेशन करके थॉटफुल होना चाहता है। यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्ति डिसिप्लिन सीखे पढ़ाई के लिए। यदि ऑफलाइन क्लासेस मेरी 4 घंटे की होती, 4 आवर की क्लास होती है, मान लीजिए 4 से 8 को, तो आपको मेरी क्लास में यहाँ उपस्थित रहना होगा। आप सारे काम छोड़कर आएंगे, मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे, 4 बजे से 8 बजे तक आपको क्लास अटेंड करनी होगी। आपको जो होमवर्क दिया है वो आपको बताना होगा। आपसे क्लास में आपने जो लेक्चर सुना, जो बातें सुनी, आपसे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, उसको आपको जवाब देना होगा, आपका फोकस बढ़ेगा। यही 4 घंटे की क्लास आप घर में बैठकर अपने मोबाइल में देखें लाइव क्लास, तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। आप मोबाइल लेके वॉशरूम चले जाएंगे, फ्लश की आवाज आ जाती है, अब बालकनी में टहलने चले जाते हैं। अगर टीचर इंटरैक्टिव होने की कोशिश करे तो हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। मान लीजिए रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो 4 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो देख नहीं पाते हैं। 15-15 मिनट के स्लॉट में बच्चे देखते हैं, फ्लुएंसी टूटती है। 15 दिन बहुत अच्छे से देखेंगे। जो भी बच्चे ऑफलाइन जो है सिलेबस लेते हैं, ऑनलाइन जो है कोर्सेज लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का उनके पास शुरुआत के जो वीडियो मिलते हैं 15 दिन बहुत अच्छे से देखते हैं, उसके तो पूरे वीडियो पड़े रह जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अक्षय सर बेसिकली शुरू हुए थे कोविड पीरियड में। हमारा घर से निकलना पॉसिबल नहीं था, बच्चे क्लासेस नहीं आ रहे थे, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग सब बंद थी। तो उस समय जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर थे मोबाइल और सब के थ्रू, उन्होंने ना केवल हमारे शासन ने बल्कि सभी ने ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट किया। कुछ नहीं से कुछ सही, इसके बेनिफिट भी हुए। लेकिन नाउअडेज देखें तो ऑनलाइन क्लासेस टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। 100% इसको नकारा नहीं जा सकता जी। ऑनलाइन वीडियो, यूट्यूब के कुछ अच्छे वीडियो, बहुत सारी चीज़ें रेफरेंस के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। अब दूर दराज में जहाँ पे जो बच्चा अपने को आपको किसी क्लास से ज्वाइन कर ही नहीं पा रहा, तो ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ते भी मिलते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। गांव-गांव में सरकार के द्वारा नेट पहुंचा दिया गया, हर एक के पास स्मार्टफोन है। अगर कुछ नहीं है तो उसकी तुलना में ऑनलाइन क्लासेस वीडियो कुछ तो हैं, लेकिन पूरे से इसी से हो जाए ये नहीं हो सकता। बच्चे को मेंस में आंसर कैसे लिखना है, इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी में क्या काम करना है, फिजिकल आना बहुत आवश्यक है। कभी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन का विकल्प नहीं बन सकती। वो कोविड टाइम था। दूसरा, वो लोग जिनके पास संसाधन ही नहीं है, आ ही नहीं सकते, उनके लिए भी ठीक है। बट सर कहीं ना कहीं ये बात निकल के एक विकल्प कह सकते हो जिनके पास कुछ नहीं है, बट तभी भी ये सिलेक्शन का ये पूरा माध्यम नहीं हो सकता ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन माध्यम नहीं हो यूपीएससी आप 3 फेज एग्जाम है, प्रीलिम्स है, मेंस है एंड इंटरव्यू है, जिसमें केवल आपको देखना नहीं होता, आपका 1-to-1 इंटरेक्शन, आपकी एनालिटिकल स्किल्स। कोविड के समय से एक बड़ा जोक के रूप में हास्यास्पद ढंग से स्थापित हुआ। कोविड के पीरियड में अक्षय सर जो भी लोग डॉक्टर बने उनसे लोग घबराने लगे थे कि ऑनलाइन डॉक्टर बना है जी, इसने डिसेक्शन क्या किया होगा, इसने अपनी बॉडी को किसी को खोल के देखा नहीं है। तो जिसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने वो प्रैक्टिस नहीं की है, वो कैसे आई टोटली एग्री विथ यू, बिकॉज आप जब स्क्रीन देखते हो एक आपको सेटिस्फेक्शन, एक वो मूवी नहीं है, वो मूवी नहीं है, आपकी क्लास है, तो आपका जो ब्रेन का एंगेजमेंट है वो टीचर के साथ होना चाहिए। टोटली एग्री कि फिजिकल क्लासेस का एटलीस्ट कंपटीशन में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और दूसरी बात कि बच्चा क्लास में बैठा है तो 2 घंटे लगातार क्लास में बैठेगा, डिस्ट्रैक्ट हुआ तो भी बैठेगा। लेकिन 2 घंटे का लेक्चर वो मोबाइल में, लैपटॉप में, टैब में नहीं ही देख सकता, ये तय बात है। 30 सेकंड की हम रील नहीं देख पाते, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, रिटेंशन टाइम बहुत कम रहता है। सर तीसरा जो हमारा एक राइट टाइम की हमने बात कर ली, राइट प्लेस की बात की, राइट स्ट्रेटजी जब हम बात करते हैं एग्जाम की, तो न्यूज़पेपर्स में हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक आईएएस बंदा सिलेक्ट हुआ और उसने 3 महीने तक सूरज की रोशनी नहीं देखी। 3 महीने तक। तो क्या ये स्ट्रेटजी है, ऐसे ही लोग सिलेक्ट होते हैं? कहाँ तक इसमें सच्चाई है इस जुमले में? ये बहुत बड़ी बात है, आईएएस बनने के बाद कोई कहे कि मैंने 3 महीने तक सूरज की रोशनी नहीं देखी जी। तो दिन में सो रहा होगा, रात में पढ़ रहा होगा। हाँ, तो मतलब ये मीडिया शायद इस तरीके से मैनिपुलेट करके कह रही है। तो अक्षय सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जबरदस्त मिथ है।
ये मैं कहता हूँ कि 24 घंटे का दिन होता है। आपको अपनी जो डेली रूटीन है ये 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेना चाहिए जी। 8 घंटे सोना, 8 घंटे आपके बाकी के सारे काम और 8 घंटे सिर्फ पढ़ाई। ये मुझे लगता है पॉडकास्ट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज मुझे भी ये आज पता पड़ रहा है। आईएएस के बारे में, जब प्रिपरेशन के बारे में मैं भी सोचता था तो मुझे लगता था कि वो लोग केवल सोते हैं, सोट के चेयर पे बैठ जाते हैं और बाकी कम से कम 14 से 16 घंटे की पढ़ाई करते हैं। इसमें अक्षय से दूसरी बात है 14 से 16 घंटे। जी। मैंने बोला कि क्या सूरज नहीं देखा, उसके मैंने बोला कि सामान्यतः लोगों को अपने 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। 8 घंटे सोना, 8 घंटे बाकी के काम और 8 घंटे पढ़ाई। यहाँ पे पढ़ाई मैंने स्टडी टेबल में करने को बोला या क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। और जहाँ तक 16 और 18 घंटे की बात है जी, तो सिविल सेवक बनने के लिए, यूपीएससी एमपीपीएससी क्लियर करने के लिए स्टूडेंट को 24 आवर्स पढ़ना होता है, 24/7, 24 घंटे। ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया इसमें। हाँ, कैसे हो गया? अगर आपको आईएएस बनना है तो यूपीएससी मैंने बोला ये पैशन का सब्जेक्ट है। पैशन मतलब ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, ड्रीमिंग, ब्रीदिंग, आपका अपना लक्ष्य होना चाहिए। आप बाजार में जा रहे हैं तो भी आपके पास सजगता होनी चाहिए। आप फ्लाईओवर से जा रहे हैं तो भी आपको इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। ट्रैफिक अवेयरनेस कैसे हो रही है, लोगों का व्यवहार क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इस समय क्या कर रहा है, ट्रैफिक सेंस, सिविक सेंस बच्चों का, लोगों का कहाँ है, ये पूरे टाइम अगर व्यक्ति चिंतनशील है और सजग है तो वो यूपीएससी क्रैक कर जाएगा। जहां तक स्टडी टेबल में बैठने की बात है तो इनिशियली बच्चे के डिसिप्लिन में लाने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे मैं खुद अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि जो भी बच्चा पढ़ने वाला नहीं है कि आप जो है घड़ी देखकर 3 घंटे की एक सिटिंग लगाओ। 3 घंटे आपको अपनी टेबल कुर्सी से उठना नहीं है, ना वॉशरूम ब्रेक लेना है, ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ। 3 घंटे आप अपनी टेबल चेयर में बैठें। इस दौरान अपना सेल फोन स्विच ऑफ करके ड्राइंग रूम में रख दें। सेल फोन भी आपके पास नहीं होना चाहिए, केवल इसलिए कि व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन आए, सिटिंग आए, वो पढ़ने की हैबिट डेवलप करे। एक बार जब ये हो जाती है तो ये स्टडी बियॉन्ड द आवर्स, बियॉन्ड द टाइम है, कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि पागलों के जैसे पढ़ना है कि सूरज ही नहीं देखा, सोना क्या होता पता नहीं है। ये फिल्मों में और कहानियों में होता है और सिलेक्शन के बाद जो बोलता है व्यक्ति को सही लगता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप आउट ऑफ द वे जाके एक लंबी तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं वो हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। सबसे बड़ी बात है अक्षय सर कि आप शानदार स्ट्राइक तब करेंगे जब आप नेचुरल रहें। और आप पढ़ाई में स्टिफ हो गए, पढ़ाई में आपने लोड ले लिया तो आप नेचुरल स्ट्राइकर रहे नहीं। आप रिलैक्स रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे जब अपने रूटीन में काम करते रहेंगे। पढ़ाई बिल्कुल नैसर्गिक होना चाहिए, एक आर्टिफिशियल एक्ट नहीं होगा। जब वो नेचुरल रहेगा तो लंबे समय तक पढ़ भी पाएंगे और वो लंबे समय तक स्टडी रहेगी भी। सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल। सर अब अपन एक अगले पड़ाव पे आते हैं तैयारी के, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आईएएस और एग्ज़ाम का नया पैटर्न है, पीएससी एमपीपीएससी का जो पैटर्न है, वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को फेवर करता है। तो ये हमारे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी, बिकॉज जो लोग 12th के बाद चुनते हैं स्ट्रीम को, कि अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को ये फेवर करती है, क्या ये सच है, और अगर हाँ तो कौन सी स्ट्रीम को? यकीनन यूपीएससी पीएससी का एग्जामिनेशन पैटर्न कभी किसी स्ट्रीम को फ़ायदा देते थे। ये है 2014 के पहले, 2014 के बिफोर जी। 2014 के पहले यूपीएससी में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। एट द सेम टाइम एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी, विशेषकर एमपीपीएससी की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी 2 ऑप्शन लेना पड़ता था। तो स्केलिंग के द्वारा ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को बेनिफिट्स मिलते थे कि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। मान लीजिए यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, तो पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट तो पढ़े, इसके साथ जनरल स्टडी का मैक्सिमम नंबर उसमें आ गया। तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसको फ़ायदा हो जाता था। तो बच्चे सोचते थे कि हम बीए कर लें, हमको यूपीएससी देना है, आर्ट्स के सब्जेक्ट से ही हम 3 साल पढ़ेंगे, यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। यही स्ट्रेटजी एमपीपीएससी में भी लोग
अडॉप्ट करते थे। 2014 से सी सेट हो गया, जिसके तहत जनरल स्टडी में मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन आया। एट द सेम टाइम यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 हो गया। जनरल स्टडी में 4 जनरल स्टडी के पेपर हो गए, पहले 2 जनरल स्टडी के पेपर होते थे। तो नया एग्जामिनेशन पैटर्न जो यूपीएससी का है वही एज इट इज एमपीपीएससी ने अडॉप्ट किया। एमपीपीएससी में सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अलग कर दिया। तो एमपीपीएससी में 4 जनरल स्टडी के पेपर हैं, 4। फिर 5th पेपर है हिंदी विद ग्रामर एंड 6th पेपर है हिंदी ऐसे निबंध। तो अब ये लगभग सभी के लिए ओपन है। ना यूपीएससी में किसी स्ट्रीम विशेष को फायदा हो रहा है, ना स्टेट पीएससी में। आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री पढ़ना है। आप ह्यूमैनिटी के हैं तो आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। वो आपको कंट्रास्ट जाके उस सेगमेंट का पढ़ना है। तो साइंस वालों को ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ना है अलॉन्ग विथ साइंस, और आर्ट्स वालों को साइंस से सब्जेक्ट पढ़ना अलॉन्ग विथ आर्ट्स। ये तो बड़ा अच्छा ये नॉलेज बहुत अच्छा सेक्शन है, बिकॉज आमतौर पर शायद मुझे भी पहली बार ही पता पड़ा कि सबको सब कुछ पढ़ना होता है। सब कुछ बिकॉज मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं सर ये बात थी कि लेट से कोई बंदा सिलेक्ट हुआ, आईएएस आईपीएस बना, उसे यहाँ पे शहर का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, तो उससे इंडिया की ज्योग्राफी या इंडिया की हिस्ट्री, अकबर कब सम्राट बना, वो जान के वो क्या करेगा सर इस प्रोसेस का। लेट से अभी मैं पूछता हूँ कि लेट से एक टेक्निकल है बंदा, बी है, उसे क्या जरूरत है ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ने की? क्यों ये चुना जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे समाज में एक जोक के रूप में फेमस भी है ना, कि गड़े मुर्दे उखाड़ के कलेक्टर क्या करेगा जी, या कलेक्टर को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। यकीनन यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि अगर किसी व्यक्ति को आप ही को मान लीजिए अपनी बॉडी बनानी है, ठीक है, तो आप जिम गए, जिम में आप डंबल्स उठाते हैं, बारबर्स उठा रहे हैं, 6 महीने आपने डंबल बारबर उठा के अपनी बॉडी को शेप अप किया। लेकिन यदि आपको कभी आवश्यकता पड़ी किसी से लड़ने की, तो वो डंबल से आप नहीं लड़ रहे। डंबल केवल माध्यम बना आपकी बॉडी को मजबूत और शेप अप करने का। डंबल का काम खत्म। यही डंबल और बारबर हैं सर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी एंड साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स जितने भी हैं। ये आपको मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं, ये आपकी लिमिट को स्ट्रेच कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट आपको थॉटफुल बना रहे हैं। और हिस्ट्री जहां तक बात है, आज जिसको हम हिस्ट्री कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो 200, 300, 500, 600, 1000, 2000 साल पहले की करंट पॉलिटिकल कंडीशन थी। हिस्ट्री मीन्स व्हाट? 500 साल पहले का पॉलिटिकल लाइफ। हिस्ट्री मीन्स व्हाट? 500 साल पहले का सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, 500 साल पहले का सिक्का, इकोनॉमिकल लाइफ, कैसे एक्सचेंज होता था, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होते थे। यदि उसको हम एनालाइज कर पा रहे हैं ऑन दैट टाइम, क्या चल रहा था वो हम एज्यूम कर पा रहे हैं, तो करंट में आप वर्तमान स्थिति में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये केवल एक प्रोसेस है, मीडियम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज जस्ट ए मीडियम टू इंक्रीज योर सेल्फ, टू स्ट्रेच योर सेल्फ, आपको एक विद्वान, ज्ञानी, विचारवान व्यक्ति बनाने के लिए। डायरेक्ट आपके लिए सब्जेक्ट उपयोगी ना हो, लेकिन सब्जेक्ट से ही आप कैपेबल व्यक्ति बनते हैं। वेरी वेरी थॉटफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि बिकॉज ये रहता है डाउट कि मैं ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ूँ आने के पहले। तो सर अब जैसे बात हुई कि किसी स्ट्रीम को फेवर नहीं करता, बट बंदा पढ़ेगा तो कॉलेज में ही, तो क्या कॉलेज की पृष्ठभूमि, किस कॉलेज से वो एजुकेशन ले रहा है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में कोई इम्पैक्ट रहता है? जी, स्ट्रीम का भी रहता है और कॉलेज का भी रहता है जी। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा 12th के बाद अगर साइंस साइड से ग्रेजुएशन करता है, इफ़ यू आर गुड इन साइंस, यदि बच्चा साइंस में कंफर्टेबल है तो ग्रेजुएशन भी साइंस से करता है और अच्छे कॉलेज से करता है, तो उसके लिए बहुत बेहतर चांसेस रहते हैं सिविल सर्विसेज में। सो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अच्छा कॉलेज? कॉलेज अच्छा है वो कैसा माने? अच्छा कॉलेज मतलब जहां पर रेगुलर क्लासेस लगती हो, टीचर, मैनेजमेंट ये देखते हो कि लड़के रेगुलर आ रहे हैं, उस कॉलेज में पढ़ाई के अलावा अन्य एक्टिविटीज़ हो रही हो, स्पोर्ट्स हो रहे हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हो, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा इंटरेक्शन हो,
अच्छा एटमॉस्फेयर हो, इन सब से बच्चे के पर्सनैलिटी में बड़ा पॉजिटिव फर्क आता है। बच्चा न केवल पढ़ाई करता है बल्कि हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, हर एक स्थिति में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है। स्कूल में कहीं ना कहीं उसके पास लिमिटेशन रहती है, सीमित क्लासेस, सीमित टाइम, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ज़्यादा पाबंदियाँ, छोटा बच्चा रहता है तो टेक केयर ज़्यादा करते हैं पेरेंट्स। कॉलेज में उसको खुलने और खिलने का पर्याप्त समय रहता है और खिलने और खुलने के लिए आवश्यक है अच्छा एटमॉस्फेयर, जो अच्छे कॉलेज में अगर मिल जाए। इसलिए प्रत्येक बच्चे को रेगुलर कॉलेज में जाना चाहिए और अच्छा कॉलेज में जाना चाहिए ताकि उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो। यूपीएससी पीएससी बात की बात है, पहले बच्चा अच्छा व्यक्ति तो बने। बट सर देखा गया रिसेंट टाइम्स में कुछ लोग कॉलेज ही नहीं जाते हैं, केवल कोचिंग तैयारी करते हैं, तो क्या ये ट्रेंड में आ रहा है कि यूपीएससी करते समय? ये हमारे समाज का सबसे बदनुमा काला धब्बा है। स्कूल से ही बच्चे आफ्टर 10th डमी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। एक हमारे यहाँ मूवी भी आई थी, सो कॉल्ड कोटा फैक्ट्री। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के अपने स्कूल हैं, आप हमारी कोचिंग में आ जाओ, हमारी क्लासेस में आ जाओ, स्कूल ना जाओ, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए जाओ, हम आपको पास करा देंगे, बच्चा पास ही हो जाएगा। जो 11-12 का सिलेबस है वो हम पढ़ा रहे हैं। आप JEE और नीट की तैयारी करो, IITian बनो, डॉक्टर बनो, स्कूल नहीं जाओ। यही जो बात आती है, जो बच्चा IIT और JEE चला गया उसके लिए उसको एक शानदार मेडिकल कॉलेज मिल रहा है नीट के बाद। JEE चला गया तो उसको IIT या NIT मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है। 4 साल उसके व्यक्तित्व का विकास हो गया, उसने चीजें अच्छे से पढ़ी, अलग अलग स्ट्रीम के लोग आ रहे हैं और सबसे वो इंटरेक्शन कर रहा है। उसका जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रांग हो गई। जो सेलेक्ट हो गए वो। लेकिन जो 11th-12th में डमी स्कूल गए और जो सेलेक्ट नहीं हुए वो डमी ही हो गए। ये सो कॉल्ड ये कोचिंग इंस्टीट्यूट और डमी स्कूल को प्रमोट करने वालों के लिए चिंतन का विषय है कि आप समाज को कितना खोखला बना रहे हो। यही पैटर्न एज इट इज यूपीएससी पीएससी की तैयारी कराने वाले सो कॉल्ड टीचर ने अडॉप्ट कर लिया कि आप 12 के बाद डमी कॉलेज ले लो, कॉलेज ना जाओ, हमारी क्लास में आ जाओ। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 4 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरे, 10 कमरे, क्या उसके पास प्लेग्राउंड है? क्या उसके पास कल्चरल एक्टिविटी है? क्या उसके पास इंटरैक्टिव मीडियम्स हैं? बच्चा क्या कर रहा है? उसको 3 साल एक कमरे में बिठा के बंद कर दिया और उसको आप फिर सिलेक्ट करने के बाद समाज में छोड़ रहे हैं कि आप समाज का विकास करो, आप कलेक्टर बनो, आप SP बनो। उसने सोसाइटी को तो देखा ही नहीं है। बन गया तब भी उसकी ट्रेनिंग होगी, कुछ बेहतर हो जाएगा, बनने की संभावना बहुत कम है। लेकिन उसके अच्छे कर्मों से अगर मान लो बन गया तो बहुत खराब प्रशासनिक अधिकारी होगा। और जो ना बने वो किसी भी स्थिति में, किसी भी मेरे शब्द में दीन के नहीं रह गए। उनको पूरी तरीके से नष्ट करने का काम ये सो कॉल्ड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ अपना निजी स्वार्थ है। और पेरेंट्स को और बच्चों को भी लगता है कि चलो कितना आसान है, हम अभी से तैयारी करेंगे, सिर्फ कोचिंग जाएंगे। कम से कम टास्क हर किसी को पसंद है। इजी पाथ क्या है? सिर्फ तुम यहीं रहो, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ हमारे नोट्स पढ़ो, कहीं के टेस्ट मत दो, सिर्फ हमारा देखो। तो बच्चों को इजीली बहुत लगता है और आफ्टर 1 ईयर और 1.5 ईयर उसको समझ में आता है कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। बच्चा यूपीएससी पीएससी छोड़ो, पढ़ाई ही छोड़ देता है। सर ऐसा एग्ज़ाम जिसमें 99.9% फेलियर रेट हो, जो लोग सिलेक्ट ना हो पाएँ, तो ये बहुत ही खौफनाक स्थिति है। मुझे लगता है जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्हें स्टेप लेने चाहिए। मैं यहाँ पे एक रिलेट तो नहीं करता, बट इंडिया के एक बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर हैं, ज़ीरोधा के ओनर हैं निखिल कामत। वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। आज भी जब उनसे पूछा जाता है कि इतना अरबों का वेल्थ क्रिएट करने के बाद वो क्या मिस करते हैं, उनका एक ही आंसर होता है कि मैं अपना कॉलेज मिस करता हूँ, क्योंकि मैं कभी कॉलेज नहीं गया।
जब मैं लोगों को बात करते देखता हूँ कि वो अपने फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं, कॉलेज टाइम की बात करते हैं, चूंकि उन्होंने उसे एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो जो एक डेफिसिट वो अपने लाइफ का है वो अपनी कॉलेज लाइफ को मिस करते हैं, बिकॉज वो ओवरऑल पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन और उस पर प्रकाश डालने के लिए। सर, कॉलेज के बाद फिर जब बच्चा तैयारी करता है, दो और महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आती हैं। एक पारिवारिक पृष्ठभूमि, एक आर्थिक पृष्ठभूमि। खुल के इस पे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इम्पैक्ट डालते हैं तो बच्चों को पता होना चाहिए कि जो रेस शुरू हो रही है, अगर 100 मीटर की रेस में है, तो क्या पारिवारिक स्ट्रॉन्ग पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि जिसकी स्ट्रॉन्ग है, क्या वो 100 मीटर की रेस में थोड़ा आगे उसको पुश मिलता है? 100 मीटर की रेस भी सीधे आपसे बात आप पूछना चाह रहे हैं, यूपीएससी पीएससी में आर्थिक पृष्ठभूमि काम की है कि नहीं? बिल्कुल। अक्षय जी, मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी पीएससी इस देश का सबसे सस्ता एग्जामिनेशन है। न केवल एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में, इसकी प्रिपरेशन में भी सबसे कम इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा सारे और भी चीज़ें हैं और ये सबसे आसान काम है। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप अपने जीवन का कैरियर एकमात्र यूपीएससी और स्टेट पीएससी ही बनाएं। दूसरी बात कि अगर आपने बना लिया तो आप रेगुलर कॉलेज जाएंगे, आप अच्छे स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके एंड में और आपके हैंड में जो है वो आपको 100% कंट्रीब्यूट करना है। आपके एंड में और आपके हैंड में जो है आपने 100% कंट्रीब्यूट किया तो आपको कभी रिजल्ट की चिंता नहीं रहेगी। जो भी होगा आप खुश रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव ही होता है। समस्या क्या होती है कि जब आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इसको आप कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन में दिक्कत होता है। एक समय था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा जी। अगर आपके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेपरेट स्टडी रूम है, आपकी स्टडी मटेरियल के लिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए 2-3 लाख रुपए है, कोचिंग में इन्वेस्ट करने के लिए 3-4-5 लाख रुपए है, और इस समय तक आप कुछ नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही सिविल सर्वेंट बनेंगे। ये बात गलत है। कई लोगों ने जो है विपरीत परिस्थितियों में एग्जामिनेशन क्रैक किया, केवल उन्होंने अपने हैंड और एंड का 100% दिया। ये वो एग्जामिनेशन है जो आपको ज़मीन के जर्रे से उठा के ऊपर तख्त में ले जा सकता है। यही वो एग्जामिनेशन है। इसमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आपको लेकिन फुलफिल करनी ही पड़ेगी। मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशनल है कि आर्थिक बैकग्राउंड और पारिवारिक पृष्ठभूमि का शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर हम अपना 100% दे रहे हैं तो। और वो भी आप जैसे टीचर जो कि हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, उनकी एंड से इन्फॉर्मेशन आना मेरे ख्याल से उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। सर, इसके बाद दूसरी, अब हम चूँकि हम तैयारी की बात कर रहे हैं तो हमें सारे पहलू जो कि एक व्यक्ति को इम्पैक्ट कर सकते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, इसके बाद आता है सेल्फ स्टडी वर्सेस ग्रुप स्टडी। जो लोग शायद कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो लोग आइसोलेशन में दूर पढ़ रहे हो, कितना इम्पैक्ट करता है ये सिलेक्शन प्रोसेस को? अक्षय जी, सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी और ग्रुप स्टडी विद पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ये तीनों की सिविल सर्विसेज की तैयारी में आवश्यकता है। कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। यदि आपके पास एक अच्छा ग्रुप है जिसमें सारे लोग पॉजिटिव हों, सेम स्ट्रीम के हों, तो ये बहुत सकारात्मक और अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यूपीएससी पीएससी की तैयारी एक लंबी जर्नी है, लंबी यात्रा है। और जब हम लंबी यात्रा में जाते हैं, उस लंबी यात्रा में अकेले चलना थोड़ा कठिन होता है। आपके साथ 4, 6, 8, 10 लोग रहते हैं तो यात्रा का समय आसान हो जाता है। और ये स्टडी ऐसी है जिसमें आपको हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ग्रुप स्टडी को मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ। इसके साथ साथ आपके पास यदि गाइडेंस है, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं जहाँ पर अच्छा एटमॉस्फेयर है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे सकारात्मक दृष्टि के लोग रहते हैं, तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा है। सेल्फ स्टडी की भी ज़रूरत होती है कि कुछ एक पार्ट है जो आपको मेमोराइज करना है, कुछ एक सेगमेंट में जिसमें आप अपने आप को एवरेज या बिलो एवरेज पाते हैं, उसमें आपको खुद मेहनत करनी है।
वो करना चाहिए। लेकिन सेल्फ स्टडी हमेशा ब्लॉक में करनी चाहिए। मीन्स 7 डेज, 12 डेज, 15 डेज, बहुत हुआ तो 30 डेज। अगर कोई एक बच्चा 6 महीने, 3 महीने तक अकेले रूम में बैठ के पढ़ता रहेगा, हो सकता है उसको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा हो जाए, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं नकारात्मकता आ जाएगी। जब वो रूम से बाहर निकलेगा तो उसके बाद देखेगा रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से उसके पास कम्युनिकेशन गैप हो गया, वो अपने फ्रेंड्स से बातचीत करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। सेल्फ स्टडी रिजल्टनेस देती है, नेगेटिव ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, तो इसकी आवश्यकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एब्सोल्यूट ये भी नहीं है। सेल्फ स्टडी की आवश्यकता है, ब्लॉक में ग्रुप स्टडी चाहिए और एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो कहीं ना ये जो आपकी पूरी डिस्कशन है उसको मैं अपने आप से रिलेट कर पा रहा हूँ। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज मैं भी सेल्फ सेंट्रिक पढ़ने वाला बच्चा था, ग्रुप से हमेशा दूर भागता। आप सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि आप आइसोलेशन में बहुत अच्छा किसी सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हैं, बट ओवर परफॉर्मेंस जो एग्जाम डे पे होती है, जो लोग अच्छे ग्रुप में पढ़ते हैं बिकॉज वो एक दूसरे की मदद से सीखते हैं। एकेडमिक्स आपका बहुत अच्छा रहेगा जी, मतलब आपके सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने शुरुआत में बोला था कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, फैक्ट मेमोराइज है, दूसरा आप क्या थॉटफुल हो। अकेले रहकर आप किसी लिमिटेड जो है ना सब्जेक्ट में एक लिमिट तक सोच सकते हो। जब आप 4 लोगों से बात करते हो तो आपकी लिमिट स्ट्रेच होती है। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। आपका जब कम्युनिकेशन जो है ना ग्रुप में होता है तो ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है। इसलिए एक अच्छे कॉलेज में जाना है, इसलिए अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है, इसलिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ग्रुप स्टडी तो की, लेकिन आपका ग्रुप अच्छा नहीं है, तो अच्छा ग्रुप नहीं है, इससे अच्छा अकेले रहो। आपको नकारात्मक लोगों से, आपको दिग्भ्रमित होने से, आपको भटकाव जो व्यक्ति लाए उससे, उनके साथ रहने से अच्छा आप अकेले रहो। लेकिन अगर आपके पास एक ग्रुप बनता है तो ग्रुप से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो सर थोड़ा सा नटशेल में आप जो इस डिस्कशन के 2 पॉइंट निकल के आए, एक तो ग्रुप और एक अच्छा कोचिंग। अच्छा, तो एक अच्छा ग्रुप, अगर कोई सोच रहा है कि भाई मैं ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ, वो सोचता है अच्छा ग्रुप है, तो कैसे पहचान करें कि मैं जिस ग्रुप में स्टडी कर रहा हूँ वो अच्छा, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, अक्षय जिस जी। कोचिंग को वो चुन रहा है वो अच्छा है, इसके क्या क्राइटेरिया है? ये अच्छे का फीचर मैं आपको बताऊं जी, ये आपके माध्यम से सभी सुनने और देखने वाले को बताऊं तो ये अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। अच्छा। क्योंकि हर एक को पता है कि अच्छा क्या आपको ही पता है अच्छा क्या, और जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको ही पता है कि अच्छा क्या। नहीं सर, मुझे नहीं पता, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से बताऊं कि कोई 3 ऐसे फीचर अगर बता पाएं या एक भी, कि अच्छा ग्रुप क्या होता है स्टडी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपका ग्रुप है वो किसी प्रकार की बैड हैबिट में इन्वॉल्व ना हो। नंबर 1, वेरी गुड। किसी प्रकार की बैड हैबिट मतलब किसी प्रकार की बैड हैबिट में इन्वॉल्व ना हो। होली दिवाली ओकेशनली कुछ नहीं, नो बैड हैबिट्स। दूसरा, उसके थॉट में क्लैरिटी और प्योरिटी होना चाहिए। उसका जो ड्रीम है, उसका जो एम है, उसका जो लक्ष्य है, उसके लिए वो कितना क्लियर है। एट द सेम टाइम उसकी थॉट प्रोसेस कितनी प्योर है। लड़का है तो लड़कियों के बारे में क्या विचार है, फैमिली के बारे में क्या विचार है, वेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में क्या विचार है, पैसे कितने कमाने के लिए वो पागल है, किस ढंग से पैसे कमाने के लिए पागल है, उसको ग्लैमर कितना अट्रैक्ट कर रहा है, पब कितने अट्रैक्ट कर रहे हैं, कार कितना अट्रैक्ट कर रही है, और अट्रैक्ट कर रही है तो उसको लेने के लिए किस लेवल पे जा सकता है। ये पैरामीटर्स बहुत प्रैक्टिकल है सर ये। अगर आपके ग्रुप में ऐसे हैं, भला ही वो पॉजिटिव है फॉर द वेल्थ, भला ही वो पॉजिटिव है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपकी स्टडी के लिए घातक है। कीप डिस्टेंस। क्योंकि ये केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं मैंने है। बताया कि एक शब्द पर्याप्त है अपने आप में, प्योरिटी। क्लैरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन हार्ट। कोई बैड हैबिट नहीं, और 2 चीजें, क्लैरिटी एंड प्योरिटी। वेरी गुड सर, मतलब ये बहुत सॉलिड पॉइंट है, आप कैसे ग्रुप स्टडी करें। दूसरा सर, एक अच्छा कोचिंग है, ये कैसे डिसाइड करें कि मैं जिस कोचिंग में जा रहा हूँ वो ठीक है, मुझे प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, मतलब इंडिकेटर्स। आप किसी के पास गए और उसने बोला कि आप आओ और मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, वो अच्छी कोचिंग नहीं है जी। नंबर 1, आप आओ और मैं आपको 1.5 साल में कुछ का कुछ बना के भेज दूंगा, वो अच्छी कोचिंग नहीं है जी। आप आओ,
मैं आपको सिलेबस पढ़ाता हूँ, जितना मैं मेहनत करूँगा उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको बैड हैबिट से दूर रहना पड़ेगा, आपको अच्छे ग्रुप पे रहना पड़ेगा, आपको अपने फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। ये जो व्यक्ति क्लियर कर दे वो अच्छी कोचिंग है। वेरी नाइस। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया चूज करना, बिकॉज सिलेक्शन की गारंटी आपकी है। जो पीपल सराउंडिंग यू कैन हेल्प यू इन प्रोसेस। इस ढंग से, इस पैटर्न से आप तैयारी करेंगे तो आप सिविल सर्वेंट बने ना बने एक स्ट्रांग गुड ह्यूमन बीइंग जरूर बनेंगे। और स्ट्रांग गुड ह्यूमन बीइंग सिविल सर्वेंट नहीं भी बनेगा तो सोसाइटी में बहुत कुछ अचीव करेगा। आपने शॉर्टकट से किसी भी ढंग से आप सिविल सर्वेंट बन भी गए तो एक बहुत बेकार व्यक्तित्व बनेंगे जो समाज के लिए बहुत घातक होगा। सर, इस पार्ट के बाद हम नेक्स्ट पार्ट आईएएस की एक लाइफ क्या होती है, सफलता के क्या मायने होते हैं। बट मुझे हमेशा लगता है सफलता को समझने के पहले असफलता को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जितने लोग आईएएस की तैयारी करते हैं सिलेक्शन परसेंटेज 0.1%। तो क्या जो लोग सफल नहीं होते उन्हें प्लान भी रखना चाहिए? और अगर प्लान भी रखना है तो क्या वो उसी दिन से होना चाहिए जब वो तैयारी कर रहे हैं? इसके बारे में सर क्या कहेंगे? प्लान बी वास्तव में प्लान ए से पहले होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कह दी जी। प्लान बी प्लान ए से पहले होना चाहिए, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखें, विकल्प संकल्प को कमजोर करते हैं जी। आपके पास यदि ऑप्शन है भाग जाने का रेस से तो आप कभी रेस नहीं जीत पाएंगे। आपके पास यदि ऑप्शन है भाग जाने का युद्ध से तो कभी आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपके लिए रेस में सेकंड थर्ड आने के स्थिति में आपका मेंटल स्टेटस, आपका समाज में स्थान और आपकी आजीविका का माध्यम क्या होने वाला है, इसको मैं प्लान बी कहता हूं। निश्चित रूप से जो भी तैयारी कर रहे हैं 100% लोग सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन तैयारी उचित उद्देश्य से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने एंड और हैंड में जो है वो 100% देने से आप सक्सेस होंगे, और नहीं भी होंगे तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति से बेहतर होंगे। मेरे साथ मैंने 96 में तैयारी शुरू की थी, 96 से 2002 तक मैंने एग्जामिनेशन दिए हैं, और मेरे साथ बहुत सारे लोग सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन जो आज सेलेक्ट हैं, कुछ सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच रहे हैं, कुछ कमिश्नर हैं, कुछ कलेक्टर हैं, कुछ एसपी हैं, कोई डीआरएम है, कोई सीसीएम है रेलवे में, कोई इनकम टैक्स में बड़े ऑफिसर हैं, उनसे वो बेहतर लाइफ स्टाइल, बेहतर हैप्पीनेस और उस सबसे बहुत महत्वपूर्ण बेहतर संतोषजनक जीवन जी रहे हैं। सर मतलब यही मैं जानना चाह रहा था कि जो लोग असफल हो जाते हैं, मेरी बात, जो लोग बहुत पैशन के साथ यूपीएससी में आते हैं तो असफलता को संभालें कैसे? बिकॉज कई बार रहता है प्लान बी भी रहता है, बट अगर आप सफल हो जाते हो तो आप डीएम हो, कलेक्टर हो, और असफल हो गए तो कुछ नहीं। तो जो लोग असफल हो जाते हैं वो लोग अपनी असफलता को कैसे संभालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये अक्षय जी मैंने शुरुआत में बोला जी कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक बेहतर ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है पेरेंट्स की, और उसके बाद आपके फ्रेंड्स की। आपका जो स्टडी ग्रुप रहता है, आपका जो फ्रेंड सर्किल रहता है, वो पेरेंट्स से बेहतर होता है। और यदि आपका कोई मेंटर है, आपका कोई कोच है जिससे आप पर्सनली गाइडेंस लेते हो या जिसके करीब हो, ये उन सब की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि आप असफलता को कैसे झेलें या कैसे स्वीकार करें। असफलता, आप कोई भी गेम खेलेंगे, कोई भी आप काम करेंगे, वहाँ पे असफलता सफलता के साथ चलेगी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सफलता और असफलता। सफलता की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही असफलता की है। आपको क्लियर होना चाहिए कि हम असफल हो सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, ये तभी होप कर पाएंगे जब पहले दिन से आपने तैयारी में अपने आप को क्लैरिटी से रखा हुआ है, और बची हुई जो पूरी टास्क या भूमिका है आपके ग्रुप की रहती है। आपने शॉर्टकट्स अपनाए हैं, आपने अपने आप को बहुत आइसोलेटेड रखा है, सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, सेल्फ स्टडी में बेस्ड रहे हैं, मैक्सिमम परसेंटेज में हमेशा आपने डील किया है, तो आप फेलियर को हो सकता है
कि आप बहुत अच्छे से पचा नहीं पाए, आप उसमें बहुत परेशान हो जाएं। सभी सोशल मीडिया, बहुत सारी वेब सीरीज़ IAS IPS कोचिंग में बनी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा रील्स आ रही हैं पेरेंट्स के रोल को लेके, फ्रेंड्स को रोल को लेकर। आपने भी बताया, तो पेरेंट्स का कितना रोल होता है व्यक्ति की सफलता में और उसकी असफलता को भी संभालने में, और साथ ही फ्रेंड्स का, अगर अलग अलग हम इसको एलिब्रेट कर सकें। किसी भी माता पिता के जीवन में जब बच्चा आता है तब माता पिता 100% अपने बच्चे पे समर्पित हो जाता है। बच्चे का जीवन ही माता पिता का जीवन होता है। बच्चे की सक्सेस ही माता पिता की सक्सेस, बच्चे की हैप्पीनेस ही माता पिता की हैप्पीनेस होती है। अब बच्चा चाहे बिजनेस करे, प्राइवेट जॉब करे, गवर्नमेंट सर्वेंट में बने, इसमें जो स्ट्रगल रहता है उस स्ट्रगल फेज में ही माता पिता साथ में रहते हैं। लेकिन पेरेंट्स केवल बच्चे की सक्सेस में अपनी सक्सेस देख रहे हैं, बच्चे की सक्सेस में अपना सोशल स्टेटस देख रहे हैं, तो ये बच्चे के ऊपर एडिशनल प्रेशर क्रिएट करता है कि यदि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने सब जगह बता के रखा कि बच्चा कलेक्टर बन रहा है, डिप्टी कलेक्टर बन रहा है, DSP बन रहा है, क्या होगा? मेरे पिता ने मेरे से इतनी उम्मीद लगा के रखी है, मम्मी ने सब जगह बोल के रखा, क्या होगा? बच्चा इस दबाव के तनाव में रहता है। ये प्रेशर के कारण उसको उससे सक्सेस और दूर होती है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को बोलना है। ये सेगमेंट आपने चुना है अपने आप में चुनौतीपूर्वक है, बहुत कठिन है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतना कठिन मार्ग चुना है, वेरी गुड। मैक्सिमम लोग तो इस कठिन मार्ग से IAS का नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। तुमने इसमें अपीयर होने की कोशिश की। अभी तक अपन देखें कि हम प्रैक्टिकल ग्राउंड में तुमको क्या विषय आते हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं, तुम साइंस में कैसे हो, ज्योग्राफी में कैसे, इकोनॉमिक्स कैसे, हिस्ट्री में कैसे हो, तुम्हारे पास सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन कैसा है, और इसके बाद आती है तुम्हारा, तुम बहुत अच्छे हो अपने सब्जेक्ट में, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तुमसे बेहतर। एग्जाम्पल, आपने एक ओवर में 20 रन बना दिए, सामने वाले ने एक ओवर में 25 रन बना दिए। 20 रन वाला अच्छा है, लेकिन वो बैटर तो वही हो गया। तो आपने एंड और हैंड में जो है वो बैटर दिया, उसके बाद लीव इट। सक्सेस मिलती है तो वेरी गुड, ईश्वर का प्रसाद है, ग्रैटिट्यूड, विनम्र रहें। नहीं मिलती हो तो हमने इतना सारा काम किया, हम एक शानदार व्यक्ति बने, अब हम और कुछ काम करेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम है करने के लिए, हम सब करेंगे। ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स को देना होता है सर्वप्रथम। दूसरी बात आती है उसके फ्रेंड्स। आपने पहले ही नेगेटिव और बैड हैबिट्स फ्रेंड्स को अपने ग्रुप से निकाल दिया है, तो आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हैं जो हर कदम आपके साथ में है। और जब आप सिविल सेवा की तैयारी करेंगे, अपने आप आपके पास खूब सारे ऑप्शन निकल आएंगे। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। गॉट इट सर, वेरी वेरी पॉइंट। पेरेंट्स और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है फेलियर को भी फेस करने में और उससे आगे बढ़ने में। अभी हम फेलियर और असफलताओं की बात कर ही रहे हैं इन सब के बीच, तो एक दूसरा सेगमेंट आता है, नई टेक्नोलॉजी के युग में है, AI है, जेन ज़ी है, बहुत सारे लोग AI का यूज़ करते हैं प्रिपरेशन में। तो IAS प्रिपरेशन में AI का सकारात्मक रोल और नकारात्मक दोनों जानना जरूरी है, बिकॉज हम इससे दूर नहीं रह सकते इस AI के ज़माने में, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। UPSC में टेक्नोलॉजी, टैब, लैपटॉप, नेट और मोबाइल फ़ोन, सबसे पहले ये हर्डल है, डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जी। बच्चा आज जो है पूरे टाइम मोबाइल लिया रह रहा है, काहे के लिए? या तो मेटा यूज़ कर रहा है, या तो रील देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वो कुछ भी कर रहा है। ये सबसे बड़ा हर्डल है। AI का उपयोग UPSC और स्टेट PSC में नाउअडेज सबसे कम है। सिलेबस में है कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, तो आप पढ़ लो। कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर पढ़ने के लिए कंप्यूटर चलाने की आवश्यकता नहीं है, वो आप पढ़ ले। ये सबसे बड़ा हर्डल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये लोगों को लगता है कि नहीं AI है तो मैं चैट GPT से, मेटा से और जेमिनी से बड़ा बड़ा कि लोग बताने के लिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें हेल्प करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। AI के पास वही है जो आपने डाला है जी।
और एआई आज भी चाहे सब्जेक्ट के हिसाब से ले ऑथेंटिक है ही। आप देखेंगे कि हमारी जो एनसीईआरटी है, हमारे जो नेशनल डेटा है, उनसे बिल्कुल अलग जो है एआई और मेटा इंफॉर्मेशन देते हैं। 100% नहीं, मैक्सिमम टाइम वो जो है ना वो सच्चाई से थोड़ा दूर रहते हैं। हाँ, कुछ सहारा जरूर मिलता है, लेकिन कुछ के जगह भटकाव ज्यादा है। तो एआई में काम की इंफॉर्मेशन कम है। जिसको 90% चीजें आती हैं, उसको फिनिशिंग करने के लिए, मैंने बताया कि रेफरेंस के लिए, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे लेक्चर हो, यूट्यूब हो, मेटा हो, रेफरेंस के लिए अच्छा है। आपको 90% चीजें आ रही है। आइसिंग ऑन केक, केक में आइसिंग के लिए, केक को डेकोरेट करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फाउंडेशन के लिए आप इनिशियली टैब, लैपटॉप और मोबाइल ले रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिकॉज आजकल एआई के नाम पे लोग छोटे से बच्चे से लेके कि एआई से ऐप बनाना। जी, कोविड से शुरू हुआ है, बच्चे ने मोबाइल लिया है, बच्चों लोग क्या कर रहे हैं, तो होमवर्क आया है, क्या कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और हम सबको पता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। पीएससी प्रिपरेशन में एआई का उतना रोल नहीं है, ये मतलब ये हाईलाइट बनना चाहिए इस पॉडकास्ट का। दूसरी सर, जो हम इस करंट एरा में जी रहे हैं, जेन जी, अभी शायद जिनका जन्म हुआ वो तैयार हो रहे होंगे या दे रहे होंगे, एग्जाम शुरुआत हुई होगी। जो जेन जी का टेम्परामेंट है, जिस तरह के हम उनको देख रहे हैं, तो क्या यूपीएससी उनको अट्रैक्ट कर पा रहा है, या उनका जो मेंटल लेवल है, या जो ईक्यू, आईक्यू, एसक्यू, सब जेनजी केसी के लिए है? का ही एरा है, और जेनजी चाहे तो कुछ भी करे। जी, जेनजी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। जेनजी ही डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहा है, आईटीएन बन रहा है। जेनजी कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। ये एरा ही जेनजी का है। लेकिन जेनजी को यहाँ पर एक सेगमेंट जिस पे काम करना चाहिए, वो है आइडियोलॉजी। जेनजी किस आइडियोलॉजी में जा रहा है? जेनजी को अपने थिंक टैंक को इंप्रूव करना होगा, उसको फिलॉसफी की स्टडी करनी होगी, उसको आइडियोलॉजी देखना होगा। जेनजी नाउअडेज ज्यादा जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में। हम कहते हैं यूपीएससी पीएससी में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2.5-3 साल। आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप में आपने कोई अपना उद्यम शुरू किया, आपने किसी प्रकार का स्टार्टअप शुरू किया, आज स्टार्टअप शुरू करेंगे अक्षत जी, तो अगले महीने से आपका इनकम शुरू हो जाएगा? नहीं होगा। 6 महीने बाद नहीं होगा, 1.5 साल का रनवे तो रखना ही पड़ता है मिनिमम। मिनिमम। आप कोई भी शॉट डाल दीजिए, आप 3 साल से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप बिजनेस में इतना टाइम देने को तैयार हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 24/7 आपके दिमाग में बिजनेस चल रहा है, आपने सारे रिसोर्सेज उस पर डाल दिए स्टार्टअप में, अपने किसी प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप में, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी बिजनेस हाउस को सर्व करते हैं, तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, उसके बाद भी जरूरी नहीं है। अपने सारा स्किल आप उस बिजनेस हाउस को देते हैं। उसके कंपैरिजन में नेशन को सर्व करने में तो आप बहुत कम दे रहे हैं। डियर जेन जी, कम ऑन, नेशन वांट यू। सर, हमने फेलियर देख लिया कि फेलियर से कैसे हम उसका सामना करें, प्लान बी क्या होता है, सबका सपोर्ट सिस्टम का। अब बात करते हैं रियल थिंग अबाउट आईएएस और द सिविल सर्विसेज, जो पावर की बात करते हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है रील से, कैसे इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, कोचिंग के जो टीचर्स आ रहे हैं वो हर जगह सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, डिफरेंट तरह के वो नॉलेज दे रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं। जो आईएएस खुद हैं, उनकी पूरी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सब सोशल मीडिया पे है। कहीं ना कहीं वो एक लोगों के दिमाग में एक पर्सपेक्ट डालती है कि क्या वाकई में बनने के बाद हम इतना पावरफुल रहेंगे या हमारा पोजीशन ऐसा रहेगा। उसको अगर हम कंपेयर करें, जो आजकल एक नया इंडिया बन रहा है, कंपनीज, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिकॉर्न, इतने शार्क टैंक आ रहे हैं, अगर मैं कंपेयर करूं लाइफ ऑफ और द करियर एज अ यूपीएससी एंड प्राइवेट सेक्टर, तो कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को? सबसे बड़ी बात है अक्षत जी कि जो जेनजी है, हमको इसे बताना हो रहा है। तो जो भी यूपीएससी पीएससी, कलेक्टर, आईपीएस, एसपी, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, बहुत सारी मूवीज़ भी आ रही हैं इनके ऊपर।
इनको बड़ा ग्लैमराइज करके बता रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्लैमर से कोसों दूर है, ये इतना हार्श होकर नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अनावश्यक ग्लैमरस ढंग से चीज़ें बताई जा रही हैं। और ये क्यों बताई जा रही हैं? जेनजी को अट्रैक्ट करने के लिए, कि सिविल सर्वेंट की ओर अट्रैक्ट हो। प्रारंभ में अपनी चर्चा के दौरान बात हुई थी, जिस भी व्यक्ति में समाज सेवा, देश सेवा का जज्बा है, वो सिविल सर्वेंट बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे समाज में हमको आजीविका का एक माध्यम भी चाहिए। हमको अपना भरण पोषण करना, परिवार का भरण पोषण करना है, और लाइवलीहुड के लिए हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सिविल सेवा, यूपीएससी एंड पीएससी सम्मान के साथ एक सशक्त आजीविका का माध्यम देती है, लेकिन इसकी जो टफनेस, इसकी चुनौती है, इसको मिनिमाइज करने के लिए इसका ग्लैमर दिखाया जाता है। ये कुछ अननेसेसरी है और अनावश्यक है। 100% तो फेक नहीं है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा है। ठीक है सर, अगर मैं इसको ग्लैमराइज्ड चीज़ को अगर मैं हटा भी दूँ, अगर मैं पे स्केल पे बात करूँ, बिकॉज आज प्राइवेट सेक्टर में जो लोग फ्रेशली पास आउट होते हैं, जैसे जो आईआईटी से निकल रहे हैं, जो बिजनेस बना रहे हैं, कई बार जो पे स्केल है वो करोड़ में होता है। वहीं एक गवर्नमेंट जो शायद आईएएस भी बनता होगा, उसकी कुछ लाख में सैलरी होती होगी। तो जो लोग इसे एज अ करियर, आप सेवा नहीं भी देखें, पावर और पैसे के लिए देख रहे हैं, तो पे स्केल में जो अंतर होता है उसको कैसे जस्टिफाई करें, प्राइवेट वर्सेस दिस सिविल सर्विसेज? देखिए, उसको मैं हमेशा मजाक के लहजे में एक चीज़ कहता हूँ, या आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं अथवा एंटरप्रेन्योरशिप है, और आप अपनी मर्सिडीज से चले जा रहे हैं, रेड लाइट में एक सिपाही आपको रोक लेता है डंडे के दम पर। आप जो है 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख की गाड़ी में है, लेकिन एक जो है लोक सेवक, एक सिविल सेवक, इवन एक कांस्टेबल के सामने अगर आप गैरकानूनी काम कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं है। तो आप वहाँ पे कानून के रक्षक हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं। ये बियॉन्ड द मनी है। और अगर मैं पैसे का भी कंपेयर करूं, तो प्राइवेट सेक्टर में चाहे आईटीएन हो या मेडिकल फील्ड से हो, हम देखते हैं कि एनुअल कितना है। तो किसी बच्चे को, किसी को जॉब में मिलता है 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ भी। सिविल सेवा को कितना मिलता है? तो एक डिप्टी कलेक्टर की बात करें तो 80 से 85 हज़ार मंथली सैलरी होती है। यूपीएससी क्वालिफाई क्लास 1 ऑफिसर 1-1.25 लाख रुपए महीने करीब पाता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि सिविल सेवक को एक बंगला मिलता है, डिप्टी कलेक्टर को जो बंगला मिलता है, तहसीलदार को जो बंगला मिलता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अभी एसपी साहब और कलेक्टर साहब के पास तो मैं गया ही नहीं। उसका जो बंगला एक प्राइम लोकेशन में मिलता है, उसका रेंट लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए महीने के बीच होता है। पेमेंट में ऐड हो गया। उसको जो गाड़ी मिलती है, उसको जो ड्राइवर मिलता है, उसको जो कुक मिलता है, और उसको जो फैसिलिटी मिलती है, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो एक डिप्टी कलेक्टर लगभग 5 लाख रुपए महीने को अर्न करता है सामान्य रूप से। इसके बाद पैसे के बाद समाज में हमारी जो परंपरागत भारतीय समाज है, शहरों के अलावा जो क्लास 2 या टियर 2, टियर 3 और कस्बे हैं और जो गांव में हैं, उनके सामने जो लोक सेवा की प्रतिष्ठा है, आज भी किसी गांव में ना एक दरोगा पहुंच जाता, पूरा गांव खड़ा हो जाता है। मैं दरोगा की बात कर रहा हूं। मैं डीएसपी, सीएसपी और एसपी सर के पास अभी गया ही नहीं। तो कुछ चीजें हैं जो बियॉन्ड द मनी है। इसमें अपनी अपनी प्राथमिकता है कि किसको क्या चाहिए। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि अगर आप प्राइवेट में बात करते हो तो लोग बात करते हैं सीटीसी की, विच इज कॉस्ट टू कंपनी। उसके बाद इन हैंड जो आता है कट छट की, वो शायद बहुत कम एक अमाउंट होता है। वहीं जब हम सिविल सर्वेंट की बात, मेरा एक स्टूडेंट है 2016 करीब में उसने तैयारी की थी। वो जो है किसी कंपनी, प्रतिष्ठित कंपनी है, पूना में जॉब करता था। लगभग 2-3 साल जॉब किया। उसका छोटा भाई हमारे यहाँ तैयारी कर रहा था, और छोटे भाई से जो भी बातचीत होती हो, डिंडोरी का रहने वाला है। तो वो अपना जॉब क्विट करके जबलपुर हमारे इंस्टीट्यूशन में आया, पढ़ने लगा। मैंने बात हुई, तुम तो जॉब किया करते थे, तुम इंजीनियर ये क्यों आ गए?
तो कहता सर मेरा जो है ना इतने लाख रुपए का, उस समय बोला कि 3 या 4 लाख रुपए का पैकेज है, मतलब मंथली 50-60 हज़ार रुपये जो भी उसको मिलता होगा। कहता सर 15 दिन में सैलरी ख़त्म हो जाती। पुणे में 2 कमरे के फ्लैट में हम लोग 9 लोग रहते हैं। अब 2 कमरे के फ्लैट में 2 BHK में 9 लोग कैसे रहते हैं आप समझ सकते हैं। हम लोग कंट्रीब्यूशन करके जो है कुक लगाए हुए हैं, वो डिनर तैयार करता है, लंच हम लोग अपने ऑफिस में करते हैं। लगभग 20 तारीख के बाद हम अपने घर से पैसे मंगाते हैं कि आने वाले 10 दिन को हम सरवाइव करें। घर में सब लोग बोल रहे हैं कि पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, साउंड्स गुड, अच्छा पैकेज है, 2016 में 5 लाख, और ठीक ठाक पैकेज है, 9 साल पुरानी बात है। लेकिन सर प्रैक्टिकली हम लोग ना बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। हम मध्य प्रदेश में रहेंगे, अपने टाउन में रहेंगे, कम पैसा रहेगा, फैसिलिटी रहेगी, लेकिन हम सुकून से रहेंगे। और दूसरी बात जो बात आती है कि अपने नेशन, अपनी सोसाइटी को सर्व करना, वो तो है ही सर। आज वो लड़का जबलपुर में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने एडिशनल बेनिफिट बताया, लेकिन जो सैलरी वो आपका नेट सेविंग है, बिकॉज आपको गवर्नमेंट रहने की सुविधा दे रही है, ड्राइवर दे रही है, कुक दे रही है, तो जो भी आपके पास सैलरी आ रही है इट इज़ इक्वल टू योर नेट सेविंग। तो अगर हम केवल एक सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैरियर अपॉर्चुनिटी देखें, आप 4 साल 5 साल तैयारी के बाद जाते हो, तो ये बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। अगर कोई सेवा नहीं भी करना चाहे, उसको जॉब के लिए भी देख रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग टू डू। और एक IAS सीनियर होके एडिशनल कलेक्टर बनते हैं, वो तो एक अलग हायरार्की है। तो वो एक अलग चीज़ है। मतलब जो किसी भी जिले के कलेक्टर जो बंगला ओन करते हैं अपने जॉब के दौरान, वो तो कोई प्राइवेट कंपनी वाला अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सर दूसरा जो एक एस्पेक्ट है, सैलरी 1.5 लाख 2 लाख शायद 4-5 लाख भी हो जाती होगी, बट जैसे एक कहावत होती है ना कि नेताजी गरीबी हटाते हटाते खुद कैसे अमीर बन जाते हैं। तो जब एक IAS रिटायर होता है, तो कभी भी एक रिटायर्ड IAS का जो नेटवर्थ है सेम सैलरी पाने वाले किसी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंपैरेबल नहीं होता। शायद उनका नेटवर्थ करोड़ में होता होगा, 100-200 करोड़। तो ये कैसे हो जाता है कि IAS की नौकरी सेवा करते करते इस सैलरी से वो रेंज आपका इशारा कहाँ है कि कुछ IAS ऑफिसर या कुछ बड़े पद में रहने वाले रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा उनके पास प्रॉपर्टी पैसा रहता है जी, लेकिन ऐसे रहते भी हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से मिलते हैं, ये अपवाद है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ठीक, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। तालाब में रहकर कौन सी मछली कितना पानी पी गई, ये बाहर वालों को पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग आज भी लोक सेवक, चाहे UPSC क्वालिफाई करने के बाद हो, चाहे स्टेट PSC क्वालिफाई करने के पास हो, वो उनको जो मानदेय मिलता है, जो शासन के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं, मेरी नज़र में जितने हैं मैक्सिमम है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, अभी भी उसमें संतुष्ट हैं और उसमें ही बहुत अच्छे से सेविंग करके अपना लाइफस्टाइल अच्छे से जा रहे हैं, ठीक। लगभग मुझे 25 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए। मेरा जो है 2005-6 में एक विद्यार्थी सिलेक्ट है, अभी एडिशनल SP के रूप में है। अभी उसने कुछ 1-2 साल पहले अपना बमुश्किल डुप्लेक्स तैयार किया है, बाकी वो सरकारी घर में ही रह रहा है। उसके पास एक बहुत छोटी सी अभी कार है, उसको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से मुझे पता है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल पूरे प्रदेश में उसका नाम है, बहुत अच्छे से काम करता है, उसके पास सारी फैसिलिटी है। कुछ चीज़ें एडिशनल उसको मिलती हैं जो वो मना नहीं करता, पैसे नहीं, सुविधा, कि सर जैसे आप आए हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर लीजिए आज, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, ये होना भी चाहिए, समाज की सेवा कर रहा है। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो संपत्ति बनती है, वो उसको ग्लोरीफाई करने का तरीका मीडिया को दिखाने का है, शायद 100% रियलिटी ये नहीं है, राइट। हर सेगमेंट में, हर समाज में हर प्रकार के लोग हैं, ये हमको पता है। तो अच्छे लोग सेवक भी हैं और जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से कुछ समझौते किए होंगे, ऐसे भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, होंगे, लेकिन इनकी संख्या कम ही है। लेकिन होता क्या है कि बड़ा सा एक वाइट बोर्ड है, उसमें एक ब्लैक स्पॉट रहता है, तो ध्यान आदमी का उसी में जाता है। मैक्सिमम संस्थाएं, मैक्सिमम लोग अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई खराब व्यक्ति रहता है तो हम पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कैटेगरी को ही दोषी मान लेते हैं। एक हमारा जो है ना समाज का ट्रेंड रहा है, दृष्टिकोण रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे हैं। तो उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ते हैं, जो ग्लोरीफाइड
सिविल सर्विसेज लाइफ है, लोगों का कहना है कि किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो वेब सीरीज़ आ रही हैं बहुत सारे की महिला मित्र अगर हो तो शायद वो सक्सेस का मंत्रा होती हैं। तो ये कितना सही है? और बिकॉज ये एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर महिला मित्र सही सिलेक्शन होता तो डे 1 पे हो जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या वो डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं? व्हाट इज़ द इक्वेशन? अक्षय जी, एक मूवी आई है पिछले हाल ही कुछ दिनों पहले, 12 फेल जी, जिसमें मनोज शर्मा जी आईपीएस बने। उस मूवी में लोगों ने ये नहीं देखा कि मनोज शर्मा जी ने स्ट्रगल कितना किया। एमपी के रहने वाले एमपीपीएससी उस समय नहीं आ रही थी, 2000 से 2008-10 तक की बात है। उस समय वो एमपी छोड़कर दिल्ली गए और तैयारी की, और दिल्ली की उनकी स्ट्रगल को लोगों ने नहीं देखा कि किस ढंग से, किस मेहनत से, किस बैकग्राउंड से उन्होंने मेहनत की, जबकि उनके पास सारा सामान चला गया। उस पिक्चर में उन्होंने देखा कि एक महिला मित्र उनको सपोर्ट कर रही थी। तो उस पिक्चर को देखने के बाद, और ऐसे कुछ एक उदाहरण और हैं, सिर्फ एक ही नहीं, कुछ और हैं ऐसे उदाहरण। अब लोग चाहे दिल्ली हो, चाहे इंदौर हो, चाहे अन्य कोचिंग हो, लोग अपनी महिला मित्र की तलाश में पहले हैं कि महिला मित्र मिल जाएगी तो स्ट्रगल के दौरान न केवल ये आर्थिक सहायता करेगी, मनोबल भी उच्च करके रहेगी, और हमारा मोटिवेशन हमारे साथ रहेगा, और एंड ऑफ द डे हम सिलेक्ट हो जाएंगे और हमारे ऊपर भी पिक्चर बनेगी। तो ना वो सिलेक्ट होते हैं, ना उनका मोटिवेशन जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, और ना उनकी पिक्चर बन पाती है। तो यहाँ पे मैं निश्चित रूप से अपने पॉडकास्ट के माध्यम से सारे छात्रों को बताना चाहता हूँ कि इन सबसे बड़े दूर रहें। जैसे आपके जीवन में मोबाइल उपयोगी कम है, हर्डल ज़्यादा है, उसी प्रकार जो आपका मित्र समूह है उसमें आपका इंटेंशन थोड़ा इधर उधर हुआ तो आप सक्सेस की जगह आप पतन की ओर अग्रसित हो जाएंगे। नहीं सर, दिस कमेंट कमिंग फ्रॉम अ सीनियर टीचर विल हेल्प जो हमारे एस्पिरेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मूवी देख के जो लोग, आपने सही कहा कि उनका तैयारी स्ट्रगल वो ना देख के जो उनका अदर पार्ट है उसको लेकर जरूर लोग कॉपी करते हैं। सर अब आते हैं दूसरे सेगमेंट जो कि तैयारी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। ग्लोरीफाइड लाइफ है, हमने सैलरी देख लिया, स्ट्रगल देख लिया, बट कुछ चीज़ें जैसे एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। तो यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में क्या कोई ऐसे रिसेंट चेंजेस हैं सिलेबस वाइज, मार्किंग वाइज, जिससे लोगों को अवेयर रहना जरूरी है जो कि अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए? यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी दोनों ही 3 ईयर एग्जामिनेशन है। 3 चरणों के एग्जाम में पहला प्रारंभिक परीक्षा होता है। प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 4 एमसीक्यू ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक देना पड़ता है, एमसीक्यू पैटर्न है। मेंस में आंसर लिखने होते हैं, ये सभी को पता है। फिर इंटरव्यू। अभी हाल ही में एमपीपीएससी की वैकेंसी पुनः आई है, और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग है वो एमपीपीएससी में पहली बार अडॉप्ट की गई है। अच्छा, इसके पहले एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी? इससे पहले एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जो पहला प्रारंभिक परीक्षा हुआ करता है जनरल स्टडी, इसमें 100 क्वेश्चन हुआ करते थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड पेपर जो सी सेट हुआ करता है, इसको पासिंग मार्क्स के हिसाब से लोग 60, 70, 80% कर लेते हैं, अटेम्प्ट तो पूरा कर लेते थे। अब चूंकि ये नेगेटिव मार्किंग हो गया है तो एक क्वेश्चन 3 मार्क का हो गया, 3 नंबर का। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और यदि एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब 1/3 माइनस मार्किंग है। तो अब बच्चों को जो 100 में से 100 अटेम्प्ट करने की जिनकी आदत है वो उसको संभलना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको आता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, पूरी तरीके से आप सुनिश्चित हैं कि इसका आंसर यही है, आप वो आंसर को टिक करें, OMR शीट में सर्किल करें। जिसके बारे में आप निश्चिंत नहीं है उसको आप नहीं छुए, क्योंकि वो केवल गलत नहीं है बल्कि आपका 1 नंबर भी काट लेगा। सो जो लोग पुराने पैटर्न से एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो आता है वो तो करते ही करते हैं, फिर कुछ लोग B फॉर बजरंगबली, C और ऐसे कुछ करके कर लेते हैं, तो तुक्केबाजी ना हो। राइट सर। दूसरा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी एस्पेक्ट है कि जो लोग एकेडमिक्स में कॉलेज में टॉपर रहते हैं या जो मीडियोकर एक एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, तो कौन से लोग ज़्यादा इस फील्ड को चुनते हैं? सफलता के चांसेस, सक्सेस के चांसेस क्या टॉपर्स जो अपने कॉलेजेस में रहते हैं उनके ज़्यादा होते हैं, या जो एवरेज बच्चे रहते हैं उनके सफलता के चांस ज़्यादा रहते हैं? देखिए, जो स्कूल में बच्चा अच्छा परफॉर्म करते आया है
मोर देन 90% हमेशा उसने लिए। 8th में 99, 10, 11, 12, कोई हर क्लास में उसने 90+% लिए हैं। कॉलेज में भी ऐसी परफॉर्मेंस लेता कर रहा है और वो यूपीएससी पीएससी को अपना कैरियर के रूप में देख रहा है, तो हम उसको टॉपर स्टूडेंट कहते हैं। इसके पास होने की और टॉप करने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं क्योंकि इसने कोई भी टास्क अपने जीवन में ली है और वो पास हुआ है। लेकिन यूपीएससी पीएससी में आने वाले जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो मीडियोकर ज़्यादा है। ओके। जो टॉपर होते हैं यूपीएससी पीएससी के, वो अपने जीवन में जिन्होंने टॉप किया लगभग वो होते हैं। ओके। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है वो मीडियोकर ज़्यादा होते हैं। कारण जो लाइफ टाइम टॉपर रहे हैं वो यूपीएससी पीएससी में 1-2 अटेम्प्ट में पास हो गए तो हो गए, अदरवाइज वो क्विट कर जाते हैं। बिकॉज हारना उन्होंने नहीं सीखा है। हारना क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा, उन्हें लगा कि ये फील्ड हमारी नहीं है, हम कुछ और करेंगे। कुछ और नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस कम होते जाती है, वो स्ट्रगल नहीं झेल पाते। मीडियोकर जो रहता है वो जीवन भर संघर्ष करता रहता है, फेल होना उसकी फितरत हो गई है, वो लड़ता रहता है क्योंकि यही एक एग्जामिनेशन है जो उसको सामाजिक सम्मान दिला सकता है, जो जीवन भर की अकर्मण्यता को वो पुनः कर्मठ व्यक्ति के रूप में तब्दील कर सकता है। इसलिए जो मीडियोकर रहता है वो इसमें लंबे समय तक टिकता है और इसलिए सक्सेस का रेशो मीडियोकर्स का ज़्यादा है। तो सर जो लंबे समय तक तैयारी करते रहते हैं, बिकॉज आप एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हुए तो अगला फिर से जीरो से शुरुआत करनी है, आपको कोई एड ऑन नहीं मार्किंग है। हाँ। इस सब में जो तैयारी करते समय मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल स्ट्रेंथ इसको कहते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। सबसे बड़ा रोल उसी का है जी। न केवल यूपीएससी पीएससी की तैयारी करने के लिए, आप अगर JEE कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं आप बिजनेस कर रहे हैं, नाउ इट इज सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। तो सर कैसे कुछ सूत्र हों जिसके थ्रू वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को बना रखें, स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? सबसे पहले मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए उसको फिजिकल फिट होना आवश्यक है। तो जैसे आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हैं, कुछ फिजिकल वर्कआउट जरूर से करना चाहिए, भला ही आप 20 मिनट 30 मिनट का करें। एट द सेम टाइम चूंकि यूपीएससी पीएससी, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं कि एक थॉटफुल एग्जामिनेशन है, विचारशील बनाता है व्यक्ति को। इसके लिए आपको मेंटली पीस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हर एक स्टूडेंट को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मैं सिविल सर्विसेज के मेंटर कोच होने के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ। मैं व्यक्ति को मेंटल हेल्थ और जीवन में कैसे अपने आप को कूल काम रखते हुए लगातार प्रगति पथ में ले चलें भौतिकता के युग में, ये भी सिखाता हूँ। तो लाइफ कोच होने के नाते मैं यकीनन ये कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन, और मेडिटेशन का सबसे आसान तरीका है सुदर्शन क्रिया, जो लगभग 30 मिनट में आपका पूरा का पूरा सिस्टम पॉजिटिव कर देता है। 30 मिनट में आपके दिमाग में जितनी भी वायवाएं चल रही है उसको आप पॉजिटिव ला देते हैं। कितने भी तनाव में हो, किसी भी प्रकार की आपके दिमाग में जहन में उथल पुथल चल रही हो, केवल 30 मिनट में आप बिल्कुल शांत सरोवर जैसे हो जाते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से जो मेरा इंस्टीट्यूशन है उसमें मैंने बस प्रोस्पेक्ट में नहीं लिखा है, प्रोस्पेक्टस में, लेकिन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जो है कंपलसरी ये करता है, क्योंकि मेरा मानना है, हाँ, मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरा सबसे पहला ये मानना है कि आप सिविल सर्वेंट की तैयारी बनने जा रहे हैं, यूपीएससी पीएससी आप क्वालिफाई हो या ना हो, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको बैड हैबिट से तो दूर रहना है। और अक्षय जी, मेरा को ऐसा मानना रहता है कि यदि आप कुछ पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं, कुछ सकारात्मक चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन आप कुछ नेगेटिव और नकारात्मक चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो कोई बच्चा नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों में उलझा रहे, इससे पहले उसको सकारात्मक चीज़ों में लगा दो। एक दूसरी बात होती है कि हर अच्छा ह्यूमन बीइंग अच्छा प्रशासक हो सकता है। हर अच्छा ह्यूमन बीइंग अच्छा प्रशासक हो सकता है, लेकिन हर प्रशासक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। तो मेरी टॉप प्रायोरिटी रहता है बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा व्यक्ति बने।
अब राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप अगर आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो यकीनन आप तो बैड हैबिट से दूर रहेंगे, सकारात्मक चीज़ें रहेंगी। फिर आप जो सिलेबस पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं वो आप तो कर ही लेंगे, नहीं भी हुआ तो आपके जीवन में सकारात्मक कई मार्ग ओपन हो जाते हैं। तो सर विद दिस हमें अपने पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। अंतिम प्रश्न नहीं कहूँगा बिकॉज एक शिक्षक के लिए शिक्षा के लिए कुछ भी अंत नहीं होता है, अंतिम पड़ाव है। और चूँकि एग्ज़ाम भी पास में है तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप एग्ज़ाम में सफलता के कुछ सूत्र शेयर करें तो उनके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी। जो भी बच्चे यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सर्वप्रथम उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पूरी तैयारी नेचुरल नैसर्गिक पैटर्न में हो, किसी प्रकार का बाहरी आंतरिक दबाव प्रेशर ना हो, कभी तनाव में ना हो, प्री हो प्रारंभिक परीक्षा, मेंस हो या इंटरव्यू। दूसरा, आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें। सिलेबस के हर पार्ट में आपको 3 कैटेगरी बनानी है, ए बी सी। सिलेबस का ए पार्ट जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आप सबसे ज़्यादा चीज़ों को जान पाते हो, बी जिसमें आप एवरेज हो, सी जिसमें आप बिलो एवरेज हो। अपने ABC पैटर्न में हमेशा तब्दीली करनी है। इट मीन्स जो C पैटर्न यानी कि जो C क्लास का सिलेबस है जिसमें आप बिलो एवरेज हो उसको आप एवरेज करें, जो B है B क्लास का है जिसमें आप एवरेज हो उसको आप बेटर करें, A पैटर्न में लाएं। कभी आप जो बिलो एवरेज हो उसको बेस्ट करने के चक्कर में ना रहें। तो अपने पूरे के पूरे सिलेबस को हर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जो भी आपका जनरल स्टडी के सेगमेंट हो, उसको 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करें, A B और C। इसमें आप अपने प्रति ईमानदार रहें ABC दिखाने में। तीसरा, आपकी सक्सेस आपकी नहीं है, आपकी फैमिली की है, आपकी सोसाइटी की है, लेकिन आपकी फेलियर आपकी है। इट मीन्स आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना है, आपको जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी आपके पास आनी चाहिए कि आप जिस टाइम में पढ़ रहे हो उस समय केवल पढ़ो। पढ़ नहीं रहे हो तो ये ना सोसाइटी को बताओ, फैमिली को बताओ, ना स्वयं को बताओ कि आप पढ़ रहे हो। ऑनेस्ट रहें। लास्ट नॉट द लीस्ट, हमेशा आत्ममूल्यांकन करते रहें, कहाँ कितने सुधार की आवश्यकता है और आप में जो भी सुधार कर सकता है निसंकोच उसके पास जाएं और अपनी समस्या बताएं और उससे समाधान लें। अक्षय जी, जैसे आपके पॉडकास्ट का नाम है बियॉन्ड द मेट्रो, आपने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए जो न केवल टियर 2 टियर 3 सिटी में रहने वाले एस्पिरेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए आवश्यक है, बल्कि सारे लोगों के लिए एक बहुत शानदार इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और मुझे आपसे बात करके, आपके प्रश्नों को सुनकर और उसका जवाब देने में बहुत ही आनंद आया। निश्चित रूप से किसी और विषय में आपसे पुनः मुलाकात होगी। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी छात्र इस पूरे पॉडकास्ट को देखें, आपके लिए उपयोगी होगा। जरूर से सब्सक्राइब करें और लोगों से बातचीत करें। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए, और आपका इस पूरा टॉक जो रहा वो यूपीएससी पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने मिली, कोचिंग के बारे में, सफलता के बारे में, क्या प्लान बी होना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है यूपीएससी और एमपीपीएससी में, जो कि हमारी ऑडियंस एस्पिरेंट्स सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। सो आप भी इस एपिसोड को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें लिंक पे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप ऐसे और कौन से स्पीकर्स को, गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट में सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बियॉन्ड द मेट्रो परिवार की तरफ से जय हिंद।